स्तब्ध होकर लिन जिन ने सोचा, एक सम्राट से ऐसी ही अपेक्षा की जाती है। ये सोचना कि वह ऐसी स्थिति में विषय बदल सकता है और विषय को बदलकर वह कर सकता है जिसके बारे में दूसरा पक्ष बात करना चाहता है। प्रभावशाली, सचमुच प्रभावशाली। हालांकि इस मामले में लिन जिन की सबसे ज्यादा भूमिका थी। वह हे कियान को बताना चाहता था कि उसके मालिक को भी नहीं पता क्योंकि उसका मालिक वह खुद था। बेशक लिन जिन ऐसा नहीं कह सकता। तो लिन जिन मुस्कुराया। मेरे गुरु दुनिया भर में भटक रहे हैं और उनका ठिकाना अज्ञात है। उनसे मिलना आसान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि महाराज मेरी शंकाओं को दूर कर सकते हैं। हे कियान ने सिर हिलाया और आगे कहा, तथाकथित 5 पूर्वज वास्तव में विभिन्न प्रांतों में सबसे शक्तिशाली शैतानी राक्षस हैं। ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि वे कैसे पैदा हुए। हम केवल इतना जानते हैं कि 5 पूर्वजों की साधना बहुत अधिक है। मूल रूप से 3 संप्रभुओं द्वारा बनाया गया स्वर्ण युग भी इन 5 शैतानी राक्षसों के कारण ही हुआ था। कई सामंती जागीरदार जो पहले से ही महत्वाकांक्षी थे ने अपने क्षेत्रों को विभाजित करना और खुद को राजा के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। इस तरह 5 प्रांत 100 राज्यों की शक्ति बन गए। लिन जिन उलझन में था। हे कियान समझ सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसलिए उसने कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, क्या आप सोच रहे हैं कि यह इतिहास की किताबों में क्यों दर्ज नहीं है? यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। आखिरकार आज के 100 देश सैकड़ों साल पहले उस बदलाव के दौरान ही बने थे। अगर ऐसा न होता तो दुनिया अभी भी 3 भागों में विभाजित होती। क्या 5 कुलपिताओं की बदौलत 100 देश सफल नहीं हो पाते? स्वाभाविक रूप से बाद की पीढ़ियों के देशों ने अपने इतिहास के इस हिस्से को छुपाया। लिन जिन इस कारण को समझ सकता था। इसके बाद जो हुआ वह महत्वपूर्ण था। 5 कुलपिताओं का उथल-पुथल ज्यादा समय तक नहीं चला, सिर्फ कुछ साल तक। लेकिन किसी कारण से 5 दानव कुलपिता बिना किसी निशान के गायब हो गए। नेता के बिना अन्य दानव स्वाभाविक रूप से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ लोगों का कहना है कि तीनों राजाओं ने मिलकर 5 राक्षस कुलपिताओं को भारी झटका दिया। यह सिद्धांत सबसे विश्वसनीय है। आखिरकार तीनों राजा एक के बाद एक मर गए। ये देखते हुए कि वे कितने शक्तिशाली थे, उनकी अचानक मृत्यु 5 राक्षस कुलपिताओं के साथ लड़ाई के कारण हुई होगी। लेकिन क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। इतिहास की किताबों में भी इसका उल्लेख नहीं है। इस बिंदु पर हे कियान ने एक जिज्ञासु अभिव्यक्ति धारण की। सौभाग्य से वह बहुत देर तक नहीं रुका और आगे बोला, 5 राक्षस कुलपिताओं में से एक का नाम कुलपति जू पाओ है। तो ये सच था। ये सुनकर लिन जिन का दिल जोर से धड़क उठा। ये कहना झूठ होगा कि वह घबराया हुआ नहीं था। आखिरकार हे कियान के अनुसार 5 पूर्वजों की अराजकता 800 साल पहले हुई थी। 800 साल कोई मजाक नहीं था। जहां तक लिन जिन को पता था, प्राचीन अमर प्राणियों के अलावा कोई भी मानव या दानव इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता था। लेकिन अब सच्चाई उनके सामने थी। रक्त परिष्कृत जानवर खुद को कुलपति जू पाओ कहता था और एक निश्चित दृष्टिकोण से वह वास्तव में शक्तिशाली था। एक क्लोन में रैंक 5 जानवर की ताकत थी। अगर उसका असली शरीर आ गया तो वे उससे कैसे निपटेंगे? लिन जिन को तुरंत दबाव महसूस हुआ। खतरे की भावना ज्वार की लहर की तरह उस पर छा गई। भले ही लिन हुआन को उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। लिन जिन की चुप्पी पर हे कियान ने आगे बात नहीं की। उसने वह सब कुछ कह दिया था जो उसे कहना था। लिन जिन डर गया था, लेकिन हे कियान उससे भी ज्यादा डर गया था। ये घटना जेड ड्रैगन सिटी में घटित हुई थी, इसलिए चाहे वह इसे किसी भी नजरिए से देखें, इसमें जेड ड्रैगन साम्राज्य शामिल था। हालांकि एक देश के सम्राट के रूप में हे कियान के पास शांत रहने की मानसिक दृढ़ता थी। हे कियान आगे झुके और कहा, अगर मूल्यांकनकर्ता लिन ने जो कहा वह सच है, तो आज हम जिस दुश्मन का सामना कर रहे हैं वह बहुत शक्तिशाली है। भले ही पूरा जेड ड्रैगन साम्राज्य अपनी सेना जुटा ले, हम उनसे निपटने में सक्षम नहीं हो सकते। हे कियान सही था। यदि लिन जिन का सामना जिस कुलपति जू पाओ से हुआ वह उन 5 कुलपतियों में से एक था जिन्होंने 800 साल पहले दुनिया पर कहर बरपाया था, तो चीजें गंभीर हो सकती थी। लिन जिन के सिर हिलाने पर हे कियान ने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे आशा है कि मूल्यांकनकर्ता लिन आपके स्वामी को आमंत्रित करने का कोई तरीका सोचेंगे ताकि हम दुश्मन से निपटने की रणनीति पर चर्चा कर सकें। तभी लिन जिन को एहसास हुआ कि हे कियान मछली पकड़ रहा था। लेकिन फिर भी जेड ड्रैगन किंगडम के सम्राट के रूप में हे कियान वास्तव में एक जिम्मेदार व्यक्ति था। ये जानते हुए भी कि कुलपति जू पाओ कितने शक्तिशाली थे, जो एक प्राचीन अमर के बराबर थे, हे कियान ने घुटने टेककर दया की भीख नहीं मांगी। उसके पास वास्तव में एक रीढ़ थी। हालांकि अपने स्वामी को आमंत्रित करने का मामला संभालना कठिन होगा। लिन जिन को हे कियान के इरादे का अंदाजा हो गया था। उसे क्यूरेटर की मदद की उम्मीद थी। बेशक क्यूरेटर ने सम्राट को इतना चौंका दिया था कि सम्राट ने सोचा कि वह क्यूरेटर पर भरोसा कर सकता है कि वह किसी विशेषज्ञ से निपटेगा जो 5 कुलपतियों में से एक हो सकता है। समस्या ये थी कि लिन जिन को किसी और से बेहतर पता था कि क्यूरेटर क्या करने में सक्षम है। वह ये कैसे नहीं जान सकता था कि यह उसकी अपनी भूमिका थी। इसलिए लिन जिन के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। लिन जिन की हिचक को देखते हुए हे कियान ने आगे कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। उस समय 5 कुलपिताओं ने अनगिनत लोगों की हत्या की थी। अगर वे इस बार वापसी करते हैं, भले ही वह उनमें से सिर्फ एक ही क्यों न हो, तो न तो आप और न ही मैं उन्हें रोक सकते हैं। ऐसा कहने के बाद हे कियान ने गंभीर भाव से लिन जिन को सलाम किया। जेड ड्रैगन किंगडम के सम्राट के रूप में राज्य का भाग्य मेरे कंधों पर टिका है। मूल्यांकनकर्ता लिन, आप भी जेड ड्रैगन किंगडम के नागरिक हैं, इसलिए आपको इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। बस इसे जेड ड्रैगन किंगडम के लाखों लोगों की ओर से मेरी आपसे भीख के रूप में समझें। ये देखकर लिन जिन को पता चल गया कि वह अब उसे मना नहीं कर सकता। शायद वह जितना बड़ा होगा उतना ही समझदार होगा। हालांकि वह जानता था कि हे कियान उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह आदमी ईमानदार था और लिन जिन के पास उसके झांसे में आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हे कियान के लिए क्यूरेटर से मिलना मुश्किल नहीं था क्योंकि लिन जिन ने कुछ ही मिनटों में इसका प्रबंध कर दिया था। समस्या ये थी कि पेट्रियार्क जू पाओ से कैसे निपटा जाए। हे कियान क्यूरेटर से मिलना चाहता था क्योंकि वह उसकी ताकत उधार लेना चाहता था। अब लिन जिन को उससे निपटने का कोई तरीका सोचना था। इस पर लिन जिन ने सिर हिलाया। महाराज, मैं इसे सुविधाजनक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। हालांकि मुझे उनसे संपर्क करने के लिए कुछ दिनों की आवश्यकता हो सकती है। लिन जिन की सहमति सुनकर हे कियान बहुत खुश हुआ। बिल्कुल, क्यों न हम इसे आधा महीना कर दें।
मैं कॉन्टिनेंट सेंट्रल और हमारे पड़ोसी देशों को भी सूचित करूंगा ताकि हम मिलकर इस संकट से निपट सकें। ऐसा कहकर हे कियान ने एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे सौंप दिया। मूल्यांकनकर्ता लिन, क्यूरेटर ने मुझे एक बहुत बड़ा खतरा खत्म करने में मदद की है और मैं इसे याद रखूंगा। यह मेरी सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है, कृपया इसे मेरी ओर से क्यूरेटर तक पहुंचा दें। लिन जिन कहने ही वाले थे कि इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जब हे कियान ने बॉक्स खोला तो उन्होंने कई चमचमाते उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन देखे जिनमें स्पिरिट एनर्जी थी। लिन जिन ने अपनी बात निगल ली। यह उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे और उनमें से कई थे। यह ऐसी चीज थी जो केवल संयोग से ही मिल सकती थी। लिन जिन ने इसे स्वीकार कर लिया। इस पर हे कियान और भी खुश हो गया और उसने लिन जिन को चाय पीने के लिए आमंत्रित किया। जब गाड़ी महल के द्वार पर पहुंची तब तक भोर हो चुकी थी। हे कियान ने लिन जिन को अतिथि के रूप में महल में आमंत्रित किया, लेकिन लिन जिन ने मना कर दिया। हे कियान ने इस मुद्दे पर जोर नहीं दिया। कल जेड ड्रैगन महोत्सव है। मैंने सुना है कि मूल्यांकनकर्ता लिन मुख्यालय में आशीर्वाद समारोह आयोजित करेंगे, इसलिए मुझे जाकर यह आनंद देखना होगा। गाड़ी से उतरने के बाद हे कियान ने कहा। बेशक लिन जिन उससे आने से नहीं रोक सका, इसलिए उसने उसे विदाई देने से पहले ठहाका लगाया। मुख्यालय में वापस आकर तानशुन और अन्य लोग पूरी रात जागते रहे। यान किंगशी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जिसका मतलब था कि तानशुन द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सच थे। राक्षसी मूल्यांकनकर्ताओं के साथ मिलीभगत करने और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए एसोसिएशन की सजा ये थी कि यान किंगशी का नाम एसोसिएशन से हटा दिया जाए और उसे सजा के लिए अधिकारियों को सौंप दिया जाए। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यान किंगशी की किस्मत मौत होगी। मूल्यांकनकर्ता लिन, जब लिन जिन पहुंचे तो पहले के विपरीत कई लोगों ने उनका स्वागत करने की पहल की। उनका रवैया पिछले दिन से बिल्कुल अलग था। यहाँ तक कि जो लोग लिन जिन की ताकत से आश्वस्त नहीं थे, उन्होंने भी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। हालांकि उसकी पीठ पीछे अभी भी ऐसे लोग थे जो कहते थे कि लिन जिन ने रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में अपने खिताब को नहीं निभाया, कि उन्हें महामहिम के पक्ष के कारण पदोन्नत किया गया था और उनकी ताकत अधिकतम रैंक 2 थी। लिन जिन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगर पता भी होता तो भी उसे इसकी परवाह नहीं होती। कल जेड ड्रैगन फेस्टिवल था। वह अपनी ताकत साबित करेगा और उन सभी का मुंह बंद कर देगा जो रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में उसकी योग्यता पर संदेह करते थे। लेकिन उससे पहले लिन जिन को यान किंगशी से मिलने जाना था। शहर की जेल में यान किंगशी के हाथ पैर खास तौर पर बनाई गई जंजीरों से बंधे हुए थे और उसका पूरा शरीर एक रैक से बंधा हुआ था। वह अपना सिर भी नहीं हिला सकता था। ये भी उसे भागने से रोकने के लिए था। जंजीरों के अलावा उसके चारों ओर बहुत सारे पहरेदार भी थे। जब लिन जिन आया तो गार्डों ने उसे स्पष्ट रूप से पहचान लिया और उन्हें अपने वरिष्ठों से आदेश मिले थे। उन्होंने लिन जिन को बिल्कुल भी नहीं रोका, उसे बिना रोक टोक के गुजरने दिया। जब उसने यान किंगशी को फिर से देखा तो लिन जिन चौंक गया। उसकी शक्ल दयनीय थी और उसे शायद यातना दी गई होगी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और लिन जिन यह नहीं बता पा रहा था कि वह मर चुका है या जिंदा। बेशक लिन जिन को पता था कि वह मरा नहीं है। आखिरकार उसके पास अभी भी उसकी सुइयां थी। इस विचार को ध्यान में रखते हुए लिन जिन ने यान किंगशी के एक्यू पॉइंट्स में सुइयां चुभो दी। मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। यान किंगशी ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला हुआ था। वह ठंडे पसीने से भीगा हुआ था, जैसे किनारे पर सूखने के लिए छोड़ी गई मछली। वह सचमुच दयनीय था, लेकिन वह किसी सहानुभूति का पात्र नहीं था। लिन जिन ये पुष्टि करने के लिए यहाँ आए थे कि क्या यान किंगशी का स्वामी 5 राक्षसी कुलपतियों में से एक था। लिन जिन को देखते ही यान किंगशी ने अपने दांत पीस लिए। उसे इस समय लिन जिन से सबसे ज्यादा नफरत थी। लिन जिन, मुझे जाने देने में उन्हें अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे गुरु पैट्रियार्क जू पाओ है। अगर उन्होंने कोई कदम उठाया तो पूरा जेड ड्रैगन साम्राज्य। चुप रहो। लिन जिन ने यान किंगशी के शरीर में सुइयां चुभो दी। यान किंगशी को इतना दर्द हुआ कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। घंटों तक कोठरी के अंदर लिन जिन ने यान किंगशी से 4 घंटे तक पूछताछ की। उससे वह सब कुछ उगलवा लिया जो वह जानता था, जिसमें यह भी शामिल था कि उसने क्या कबूल किया था और क्या नहीं। लिन जिन ने तभी पूछताछ बंद की जब यान किंगशी के पास कहने के लिए कुछ और उपयोगी नहीं बचा। यान किंगशी को अनदेखा करते हुए, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह दिख रहा था, लिन जिन कोठरी से बाहर चला गया। लिन जिन को अब पता चला कि यान किंगशी कैसे पैट्रियार्क जू पाओ का शिष्य बना और कैसे उसकी मुलाकात पैट्रियार्क जू पाओ से हुई। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले यान किंगशी की मुलाकात घास के महाद्वीप के पहाड़ों में एक बूढ़े व्यक्ति से हुई। वह बूढ़ा व्यक्ति पैट्रियार्क जू पाओ के अवतारों में से एक था। उस समय पैट्रियार्क जू पाओ ने अपनी कुछ तकनीकें दिखाई और यान किंगशी तुरंत ही उनके कायल हो गए। इस तरह वह बूढ़े व्यक्ति का शिष्य बन गया। उस समय कुलपति जू पाओ ने यान किंगशी को कुछ तरकीबें सिखाई, जिससे उसे रैंक 3 का जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने में मदद मिली। उसके बाद के महीनों में यान किंगशी ने पूरे इलाके की यात्रा की और सैकड़ों लोगों को पहाड़ पर आने के लिए लुभाया। कुलपति जू पाओ ने उसे यही करने का निर्देश दिया था। यान किंगशी को नहीं पता था कि पीड़ितों के साथ क्या हुआ, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि वे सभी मर चुके हैं। उसके बाद कुलपति जू पाओ ने यान किंगशी को पहाड़ से बाहर भेज दिया और उसे हर साल 10 लोगों को पहाड़ में लाने का निर्देश दिया। यहाँ तक कि उन्होंने यान किंगशी को पैतृक रक्त की एक बूंद भी दी और उसे निर्देश दिया कि वह पैट्रियार्क जू पाओ द्वारा सिखाए गए मंत्र के अनुसार रक्त से परिष्कृत जानवर को बुलाए, ताकि अगर उसे कोई परेशानी आए तो वह यान किंगशी को बचा सके। पैट्रियार्क जू की मानसिकता तब खुद को यान किंगशी से जोड़ सकती थी और उसे जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति से बचा सकती थी। जहां तक यान किंगशी और डेमोनिक अप्रेजल एसोसिएशन की बात है तो वह बहुत पहले ही संगठन में शामिल हो चुका था। हालांकि इसका पैट्रियार्क जू पाओ से कोई लेना देना नहीं था। पैट्रियार्क जू के शिष्य होने के बावजूद यान किंगशी वास्तव में सिर्फ एक मोहरा था। पैट्रियार्क जू पाओ बहुत चिंतित थे क्योंकि यान किंगशी के बिना कोई भी हर साल चढ़ाई वापस नहीं ला पाएगा। यद्यपि यान किंगशी ने कहा कि वह नहीं जानता, लिन जिन अनुमान लगा सकता था कि जो लोग पहाड़ में बहकाए गए थे उन सभी को पैट्रियार्क जू पाओ ने निगल लिया था। इस बिंदु पर केवल एक ही निष्कर्ष निकला। ऐसा लग रहा था कि कुलपति जू पाओ स्वतंत्र रूप से घूमने में असमर्थ थे, या इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उन्हें शायद ऐसी जगह पर बंद कर दिया गया था जहां कोई नहीं जा सकता था। बाहर जाने में असमर्थ, वह केवल उन लोगों पर भरोसा कर सकते थे जिन्हें यान किंगशी अपने साथ लेकर आए थे ताकि वे अपना जीवन लंबा कर सकें।
हालांकि लिन जिन को यकीन नहीं था, लेकिन संभावना बहुत ज्यादा थी। ये लिन जिन और जेड ड्रैगन किंगडम के लिए बहुत अच्छी खबर थी। लिन जिन को सच में डर था कि पैट्रियार्क ज़ू पाओ उसे पकड़ने आएंगे। अब जब उसे पता चल गया कि वह आदमी कहीं फंस गया है, तो उसे लगा जैसे वह किसी आपदा से बचकर आया हो। यान किंगशी को और कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे एक बात का पूरा यकीन था। ये कुलपति ज़ू पाओ 5 राक्षस कुलपतियों में से एक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब मैंने अपनी तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया तो संग्रहालय में मौजूद दानव कातिल बेचैन हो गया। यह अफसोस की बात है कि रक्त परिष्कृत जानवर सिर्फ एक क्लोन था और खुद दानव नहीं था। अन्यथा मैं दानव कातिलों से राक्षसी जैड का एक और टुकड़ा प्राप्त कर सकता था। लिन जिन ने खुद से बुदबुदाया। हालांकि लिन जिन को इस बात की चिंता नहीं थी कि पैट्रियार्क ज़ू पाओ अचानक उसके पास आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन कौन जानता था कि वह आदमी एक दिन अचानक से छूट जाएगा। इसलिए उसे पहले से योजना बनानी थी। लिन जिन पहले थोड़ा लापरवाह था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि जियो हो अपने धर्म शरीर के रूप में था, फिर भी वह केवल रैंक 4 था। लिन जिन केवल इस बार जीतने में कामयाब रहा क्योंकि उसने अपना सब कुछ इस्तेमाल किया। फिर भी वह अभी भी खतरे से घिरा हुआ था। अगर वह भविष्य में एक लापरवाह जीवन जीना चाहता था तो उसे अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। बाकी दिन लिन जिन कहीं और नहीं गया। उसने मुख्यालय द्वारा व्यवस्थित घर में आराम किया और अपनी ताकत बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचा। कल के जेड ड्रैगन फेस्टिवल आशीर्वाद समारोह के लिए लिन जिन बहुत चिंतित नहीं थे। हालांकि दोपहर में तांगशुन एक औपचारिक अधिकारी के साथ लिन जिन की तलाश में आया और उसे विवरण याद दिलाया। ये सब देर रात तक चलता रहा। लिन जिन को उम्मीद नहीं थी कि यह जेड ड्रैगन फेस्टिवल आशीर्वाद समारोह इतना परेशानी भरा होगा। सिर्फ प्रक्रिया में ही काफी समय लग गया और मेजबान होने के नाते लिन जिन को पूरी प्रक्रिया में भाग लेना पड़ा। इसके अलावा कल उसे जो औपचारिक पोशाक पहननी थी उसे भी पहनना था। उसे लिन जिन की शारीरिक बनावट के अनुसार सिलना था, साथ ही कई तरह की सहायक वस्तुएं भी। उसे व्याख्यान के नोट्स भी याद करने थे। लिन जिन को लगा कि यह जानवरों के मूल्यांकन की पुस्तकों का अध्ययन करने से 10 गुना ज्यादा जटिल और कठिन था। शुरू में लिन जिन ने सोचा था कि उसे केवल अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा और अपने द्वारा चुने गए पालतू जानवर के विकास के लिए प्रार्थना करनी होगी। अन्य जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए लिन जिन को जो सबसे आसान लगा वह वास्तव में सबसे कठिन था। अतीत में जेड ड्रैगन फेस्टिवल के दौरान मेजबानों के असफल होने के उदाहरण थे। देर रात तक लिन जिन थक चुका था। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह सो गया, लेकिन सूरज उगने से पहले ही उसे किसी ने जगा दिया और उसे तैयारी शुरू करने के लिए कहा। हालांकि अभी सूरज उगना बाकी था, लेकिन मुख्यालय में पहले से ही चहल पहल थी। आखिरकार वार्षिक जेड ड्रैगन महोत्सव मुख्यालय के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन था। जेड ड्रैगन फेस्टिवल जेड ड्रैगन किंगडम का एक पारंपरिक त्योहार था। ये वसंत की शुरुआत में तीसरे महीने के पहले दिन से शुरू हुआ और 7 दिनों तक चला। जेड ड्रैगन साम्राज्य की स्थापना को 300 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। जेड ड्रैगन महोत्सव वास्तव में जेड ड्रैगन देवता को धन्यवाद देने और ड्रैगन देवता से आत्मसमर्पण करने की प्रार्थना करने का एक समारोह था। यही कारण था कि लिन जिन, जो औपचारिक पोशाक पहने हुए थे और अपने सामान्य स्वरूप से बिल्कुल अलग दिख रहे थे, को यह अजीब और बेतुका लगा। कुछ दिन पहले ही उसने जेड ड्रैगन देवता को व्यक्तिगत रूप से मारा था। किसने सोचा होगा कि वह अब जेड ड्रैगन देवता के लिए आशीर्वाद समारोह आयोजित करेगा। ये बस था। लिन जिन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह नहीं जानता था कि अपनी वर्तमान मनोदशा का वर्णन कैसे करे। उसे हंसने का मन हुआ। जेड ड्रैगन देवता के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। सम्राट हेकियान को पता था कि यह मामला लीक नहीं हो सकता और न ही लीक हो सकता है। इसलिए जेड ड्रैगन देवता टोटेम जिसकी लोग पूजा करते थे, वह वही जेड ड्रैगन देवता नहीं था जिसे लिन जिन ने मार डाला था। एक कुलदेवता और धर्म के रूप में जेड ड्रैगन देवता परिपूर्ण और पवित्र था। लेकिन सच कहूं तो लिन जिन जिस जेड ड्रैगन देवता से मिले थे वह बिल्कुल भी पवित्र नहीं था। इसके बजाय लालची, क्रूर और स्वार्थी शब्द ही उसका वर्णन करने के लिए सबसे अच्छे शब्द थे। हालांकि अज्ञानी लोग अभी भी जेड ड्रैगन देवता को जेड ड्रैगन किंगडम के संरक्षक देवता के रूप में पूजते थे। ये पूजा सदियों से उनके दिलों में बसी हुई थी। सतह पर जेड ड्रैगन देवता शक्तिशाली लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये केवल ही परिवार का एक उपकरण था, औजारों से बना एक ड्रैगन। चूंकि यह 300 से ज्यादा सालों से चल रहा था, इसलिए आशीर्वाद समारोह जटिल था। मुख्यालय में आयोजित होने के बजाय इसे बाहर एक चौड़ी सड़क पर आयोजित किया गया जो जेड ड्रैगन मंदिर तक जाती थी। ये जगह पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि बहुत से लोग भोर से पहले ही यहाँ आ गए थे, उम्मीद कर रहे थे कि वे जेड ड्रैगन मंदिर में धूप बत्ती चढ़ाने जा सकेंगे। लोग इस बात को लेकर अंधविश्वासी थे। वास्तव में ये बात भूल जाए कि बूढ़ा अजगर पहले ही मर चुका था। अगर वह अभी भी जीवित होता तो भी वह लोगों को कोई आशीर्वाद नहीं देता। मूल्यांकक लिन, आप शुरू कर सकते हैं। उसके पास बैठे एक मूल्यांकनकर्ता ने उसे याद दिलाया। लिन जिन ने सिर हिलाया और उबाऊ और जटिल समारोह शुरू किया। पिछले वर्षों में जेड ड्रैगन फेस्टिवल का आशीर्वाद समारोह हमेशा मुख्यालय से एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा आयोजित किया जाता था। हालांकि अधिकांश समय ये परिचित चेहरों का रोटेशन होता था, लेकिन इस साल कई लोगों को एहसास हुआ कि इस बार मेजबान एक नया चेहरा था। न केवल उसका चेहरा नया था, बल्कि वह बहुत युवा भी लग रहा था। कुछ लोग उत्सुक थे जबकि अन्य संदिग्ध थे। युवा मूल्यांकनकर्ता की पहचान चर्चा का विषय बन गई, खासकर जब उन्होंने देखा कि वह 3 छल्ले वाला जानवर प्रतीक आस्तीन बैंड पहने हुए था। अधिक जानकार लोगों में से कई भ्रमित थे। जेड ड्रैगन साम्राज्य में रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता एक दुर्लभ व्यक्ति था जिसे एक हाथ पर गिना जा सकता था। कई लोग राज्य में हर रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के नाम भी ऐसे सुना सकते थे जैसे कि वे उनके परिवार के गहने हो। हालांकि बहुत से लोगों को यह नहीं पता था कि यह युवक कौन था। जब समारोह आधा हो चुका था तब कई लोगों को पता चला कि इस साल के आशीर्वाद समारोह का मेजबान लिन जिन नाम का एक आदमी था। वह मेपल सिटी से था और जेड ड्रैगन किंगडम में सबसे कम उम्र का रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता था। भले ही वह रैंक 3 का जानवर मूल्यांकनकर्ता हो, क्या वह थोड़ा छोटा नहीं है? जेड ड्रैगन फेस्टिवल एक बहुत ही गंभीर अवसर है। क्या ये युवा लड़का इसे संभाल सकता है? किसी ने पूछा, और ऐसे बहुत से लोग थे जो ऐसा सोचते थे। रास्ते में हजारों की संख्या में नागरिक एक धारा में शामिल होकर जेड ड्रैगन मंदिर तक आशीर्वाद जुलूस के साथ चल रहे थे। पूरे जेड ड्रैगन देश में साल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होने के कारण शाही दरबार के कई उच्च पदस्थ अधिकारी स्वाभाविक रूप से मौजूद थे।
यहाँ न केवल उच्च पदस्थ अधिकारी थे बल्कि शाही परिवार के कई सदस्य भी थे। जेड ड्रैगन सेलेस्टियल मंदिर में अधिकारी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और गंभीरता से खड़े थे। अंदर ही कबीले के सदस्य थे। सम्राट होने के नाते हे कियान को भी वहां उपस्थित होना था। उसके पीछे राजकुमार और पोते थे। कुछ राजकुमारियां भी मौजूद थीं। इस साल छठी और सातवीं राजकुमारियां भी यहाँ थीं। हे किंग बहुत समय से महल में बंद थी। वो एक चंचल लड़की थी जो जीवंत कार्यक्रमों का आनंद लेती थी, इसलिए अब जब उसे मौका मिला है तो वह मस्ती में शामिल होना चाहती थी। इसके विपरीत हे यू को चुप रहना पसंद था। वह आमतौर पर ऐसे उबाऊ समारोहों में शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस बार वह आई थी। उसने हे कियान को आने के लिए भीख मांगने की पहल की थी। मुख्य कारण यह था कि हे यू ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया था। मैंने सुना है कि जेड ड्रैगन महोत्सव के आशीर्वाद समारोह के मेजबान मूल्यांकक लिन है। इतने में ही हे यू आ गई। शुरू से ही वह बाहर झांक रही थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। उसके बगल में हे किंग ने खिलखिलाकर हंसते हुए फुसफुसाया, अभी समय नहीं हुआ है। बहन यू, यह आपकी तरह नहीं है। क्या आप मूल्यांकनकर्ता लिन से मिलने के लिए इतनी उत्सुक है? हे यू, हे किंग के शब्दों पर शर्मा गई, लेकिन उसने अपना चेहरा सीधा करते हुए कहा, बकवास मत करो। मूल्यांकनकर्ता लिन ने मुझे पहले भी बचाया था और मुझे कभी भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। इस बार मैं बस उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती थी। मैं समझ गया। हे किंग ने उसे जानने वाली नजर से देखा। दोनों ने धीरे से बातचीत की। आखिरकार ये बहुत ही गंभीर अवसर था। पिछले वर्षों में सम्राट का आशीर्वाद समारोह महल के औपचारिक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता था, लेकिन इस वर्ष महामहिम ने सामान्य प्रथा का पालन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने आशीर्वाद समारोह की मेजबानी के लिए बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन मुख्यालय के मेजबान की प्रतीक्षा की। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन बहुत कम। बेशक शाही दरबार में कुछ जानकार अधिकारी थे जो जानते थे कि यह सब अप्रेजल इनकी वजह से हुआ था। इसके अलावा 2 रात पहले की घटना ने पूरे शाही शहर को हिलाकर रख दिया था। आखिरकार यांग किंगशी का पीछा करने के लिए हजारों शहर के पहरेदारों को तैनात किया गया था। यह आदेश लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिया गया था, लेकिन उसे प्रभारी बनाने वाले स्वयं महामहिम थे। इसलिए उच्च वर्ग के लोग पहले से ही लिनजिन के बारे में चर्चा और जानकारी का आदान प्रदान कर रहे थे। कुल मिलाकर लिनजिन बेहद योग्य थे और महामहिम ने उन्हें बहुत महत्व दिया। हालांकि अधिकांश लोगों को अभी भी उसकी क्षमताओं के बारे में संदेह था। फिर भी सभी जानते थे कि इस जेड ड्रैगन फेस्टिवल का आशीर्वाद समारोह लिनजिन के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्सव के अंतिम भाग में लॉटरी द्वारा अपने पालतू जानवर को बढ़ावा देने के लिए यादृच्छिक रूप से एक व्यक्ति का चयन करना था। यह एक जानवर मूल्यांकनकर्ता की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। रैंक 1 और रैंक 2 के जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए कोई भी पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता था कि वे रैंक 1 के पालतू जानवर को रैंक 2 में पदोन्नत कर सकते हैं। रैंक 2 से रैंक 3 के लिए ये और भी कठिन था। रैंक 1 के जानवर मूल्यांकनकर्ता ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन रैंक 2 के जानवर मूल्यांकनकर्ता संयोग से ऐसा करने में सक्षम हो सकते थे। रैंक 3 का जानवर मूल्यांकनकर्ता भी 100% सफलता दर की गारंटी नहीं दे सकता। सौभाग्य से जब तक कोई रैंक 3 का जानवर मूल्यांकन करता है, उसके पास रैंक 1 से रैंक 2 तक आगे बढ़ने का उच्च मौका होगा। इसके अलावा यहाँ के अधिकांश लोगों के पास पालतू जानवर हैं जो रैंक 1 के हैं। इसलिए पिछले कुछ दशकों से रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता रैंक 1 से रैंक 2 तक आगे बढ़ रहे थे। केवल अंतर यह था कि पालतू जानवर अलग अलग थे। फिर भी किसी पालतू जानवर को बेतरतीब ढंग से चुनकर उसे रैंक 1 से रैंक 2 तक पहुंचाना जानवर मूल्यांकनकर्ता की क्षमताओं का एक बड़ा परीक्षण था। कम से कम रैंक 2 जानवर मूल्यांकनकर्ता ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए यदि लिनजिन किसी पालतू जानवर को रैंक 1 से रैंक 2 तक सफलतापूर्वक बढ़ावा दे सकता है, तो ये कम से कम ये साबित करेगा कि वह रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता था। सबके अपने अपने विचार थे। अब तक उन्हें बाहर का शोर सुनाई देने लगा था। वे यहाँ हैं। आमतौर पर जब तक कि कोई विशेष वर्ष न हो, सम्राट, शाही परिवार और अधिकारियों के समारोह लोगों से अलग अलग आयोजित किए जाते थे। एक समारोह आंतरिक प्रांगण में आयोजित किया जाता था, जबकि दूसरा बाहरी प्रांगण में आयोजित किया जाता था। केवल विशेष वर्षों के दौरान ही सम्राट लोगों के साथ जेड ड्रैगन महोत्सव मनाते थे। इस साल कोई विशेष वार्षिक शुल्क नहीं था, लेकिन इस बार जेड ड्रैगन सम्राट ने लोगों के साथ जश्न मनाने का फैसला किया। इस समय सम्राट और उनके अधिकारी मंदिर चौक में जेड ड्रैगन मंच पर एकत्र हुए थे। जेड ड्रैगन मंच आकार में गोलाकार था और इसमें 3 ऊंचाइयां थीं। प्रत्येक मंच पर 12 सीढ़ियां थीं और जेड ड्रैगन मंच शाही रक्षकों से घिरा हुआ था। आम लोग इसके करीब भी नहीं जा सकते थे, ऊपर जाना तो दूर की बात थी। वे केवल पहरेदारों से एक निश्चित दूरी से सम्राट के चेहरे की एक झलक ही देख सकते थे। संपूर्ण जेड ड्रैगन महोत्सव व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया गया। समारोह के मेजबान के रूप में लिन जिन को स्वाभाविक रूप से जेड ड्रैगन प्लेटफॉर्म तक पहुंचने तक इंतजार करना पड़ा। मूल्यांकनकर्ता की पोशाक पहने हुए वह शांत दिख रहा था। अधिकारियों ने आखिरकार लिन जिन को करीब से देखा और वे अंदर ही अंदर चौंक गए। यह मूल्यांकनकर्ता लिन बहुत छोटा था, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ जब लिन जिन ने मंच पर कदम रखा। शाही रक्षकों के पालतू जानवर और उच्च पदस्थ अधिकारियों के पालतू जानवर सभी झुक गए। उनमें से कुछ तो जमीन पर लेट गए, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। दरअसल कुछ लोगों ने इस अजीब घटना को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। आमतौर पर सड़कों पर लोगों और तरह तरह के पालतू जानवरों की भीड़ होती थी। पिछले सालों में तरह तरह के पालतू जानवर चीखते चिल्लाते और चहचहाते थे, लेकिन इस साल कुछ अलग था। समारोह के संगीत के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। सभी पालतू जानवर शांत थे, जैसे कोई असभ्य आदमी अचानक से सभ्य हो गया हो। कुछ लोगों ने इसे जेड ड्रैगन देवता की ड्रैगन आभा के प्रकटीकरण के कारण बताया, जबकि अन्य ने अन्य कारणों का सुझाव दिया। लेकिन थोड़ा बहुत जानने वाला कोई भी व्यक्ति जानता होगा कि इसका लिन जिन से कुछ लेना देना था। एक पल में लिन जिन की छवि अधिकारियों के बीच एक रहस्यमय पर्दे में ढक गई। उसके पीछे हे किंग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। ये क्यूरेटर का अनोखा कौशल था। क्यूरेटर के शिष्य के रूप में मूल्यांकक लिन स्पष्ट रूप से जानता था कि इसका उपयोग कैसे करना है। हे किंग को अचानक गर्व की एक अकथनीय भावना महसूस हुई। उसके बगल में हे यू ने गंभीर लिन जिन को देखा। वह अपने विचारों में खोई हुई थी। अगला कदम कुछ प्रार्थनाएं और पहले से तैयार की गई प्रार्थनाएं पढ़ना था। आमतौर पर प्रतीकात्मक अर्थ वास्तविक अर्थ से कहीं ज्यादा होता था। उसकी कमर में दर्द हो रहा था, उसके पैर दुख रहे थे और उसका गला सूख रहा था।
यह अफसोस की बात थी कि वह पानी नहीं पी सकता था, या यूं कहें कि उसने सुबह से ही पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। पहले तो वह कुछ दिनों तक बिना पानी के रह सकता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह और ज्यादा नहीं रह सकता। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। लिन जिन को याद नहीं आ रहा था कि उसने यह बात कितनी बार सोची थी। उनके नीचे मुख्यालय के जानवर मूल्यांकन करता थे। यू मंतांग लिन जिन को मंच पर लाइमलाइट चुराते देख परेशान था, ईर्ष्या महसूस कर रहा था। उसे रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता बने 1 साल हो गया था, लेकिन उसे कभी अपना चेहरा दिखाने का मौका नहीं मिला था। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि तुम, लिन जिन, एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। देखते हैं कि तुम बाद में मूल्यांकन से कैसे निपटते हो, यू मंतांग ने सोचा। वह जानता था कि इस तरह सोचना गलत था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि लिन जिन को बाद में बहुत बड़ा झटका लगेगा। वास्तव में कई अन्य लोगों ने भी यही सोचा। आखिरकार कई अनुभवी जानवरों के मूल्यांकनकर्ताओं को कभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने का मौका नहीं मिला था। ये कहना झूठ होगा कि उन्हें ईर्ष्या नहीं थी। खास तौर पर कई जानवर मूल्यांकनकर्ता दशकों से रैंक 2 पर अटके हुए थे, रैंक 3 तक पहुंचने के अपने प्रयासों में कई बार असफल रहे। फिर भी लिन जिन, जो बहुत युवा और अनुभवहीन लग रहे थे, उनसे आगे निकलने में कामयाब रहे। यान किंगशी के साथ हुई घटना के बाद भी वे अभी भी क्रोधित थे। इसलिए उनमें से कई लोग प्रार्थना कर रहे थे कि लिन जिन रैंक 2 या यहां तक कि रैंक 3 का पालतू जानवर चुन ले। अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से सभी के सामने खुद को शर्मिंदा करेगा। बेशक रैंक 3 के पालतू जानवर बहुत ज्यादा नहीं थे, इसलिए उसके द्वारा किसी एक को चुनने की संभावना कम थी। हालांकि रैंक 2 का जानवर चुनना अभी भी एक संभावना थी। आखिरकार यह उबाऊ समारोह समाप्त हो गया। लिन जिन ने राहत की सांस ली। वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगला भाग भाग्य चित्रण का है। लिन याओ ने पहले भी इसका अभ्यास किया था। इस खंड के लिए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को लूटपॉट में जाना होगा और 3 बांस की छड़ें खींचनी होंगी। छड़ियों के आधार पर व्यक्ति को एक स्थान दिया जाएगा। जेड ड्रैगन मंदिर का मैदान षटकोणीय पत्थर की पट्टियों से बना था। इन पत्थर की पट्टियों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। बर्तन में 81 बांस की छड़ें थी और 3 बार खींचने के बाद व्यक्ति छड़ी के आधार पर पत्थर की पट्टियां की स्थिति निर्धारित करने में सक्षम होगा। फिर स्लैब पर व्यक्ति के पालतू जानवर को एक बार आशीर्वाद दिया जाएगा। वास्तव में मेजबान को विकास के लिए कुछ तरकीबें अपनानी पड़ेंगी। ये सेगमेंट लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी था। ये कुछ हद तक लकी ड्रॉ जैसा था, और एक बार जब कोई व्यक्ति चुन लिया जाता था तो ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। क्या पालतू जानवर का विकास उसके भाग्य को नहीं बदल देगा? अतीत में या तो समारोह के मेजबान लिन जिन या मंदिर के परिचारक ही चित्र बनाते थे। हालांकि अगर महामहिम यहाँ होते तो निश्चित रूप से सम्राट ही चित्र बनाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। तान शुन और अन्य लोगों ने पहले ही लिन जिन को इस नियम के बारे में सूचित कर दिया था, इसलिए लिन जिन ने जेड ड्रैगन किंगडम के सम्राट को व्यक्तिगत रूप से लॉटरी निकालने के लिए कहा। हे कियान आज बहुत ही सज धज कर तैयार था। यह एक भव्य अवसर था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शिष्टाचार के अनुसार उसने स्वर्ग और जेड ड्रैगन देवता को प्रणाम किया। फिर उसने कुछ शब्द कहे जो लिन जिन को याद नहीं थे। ये स्वर्ग जेड ड्रैगन को आशीर्वाद दे, ड्रैगन देवता जेड ड्रैगन किंगडम को आशीर्वाद दे, जेड ड्रैगन किंगडम में अच्छा मौसम होगा और लोग शांति से रहेंगे, इत्यादि के अलावा और कुछ नहीं था। एक लंबे भाषण के बाद हे कियान ने बर्तन उठाया और उसे हिलाया। क्लैक। जब पहली छड़ी गिरी तो किसी ने तुरंत उसे सम्मानपूर्वक उठाया और दोनों हाथों से हे कियान को थमा दिया। हे कियान ने उस पर नजर डाली और हंसा। पृथ्वी मूल छड़ी बुरी नहीं है। ये सचमुच बुरा नहीं था। मंदिर के सेवक ने छड़ी उठाए और सबको दिखाई। फिर हे कियान ने इसे दूसरी बार हिलाया। इस बार उसने बेन स्टिक देखा। हालांकि ये दुर्लभ था, ये पिछले वर्षों में दिखाई दिया था। हालांकि पृथ्वी मूल स्टिक के बाद इसका दिखाई देना दुर्लभ था। दरअसल इन 2 छड़ियों की मदद से वे मोटे तौर पर स्थान का पता लगा सकते थे। जब मंदिर के सेवक ने उन्हें दूसरी छड़ी दिखाई तो दक्षिण पूर्व कोने में मौजूद सैकड़ों लोग बेहद उत्साहित हो गए, क्योंकि दोनों छड़ें ठीक उसी जगह पर थी जहां वे थी। दूसरे शब्दों में, चाहे तीसरी छड़ी कोई भी हो, वह निश्चित रूप से इस क्षेत्र में होगी। ये सीमा से बाहर नहीं होगी। अन्य क्षेत्रों के लोग स्पष्ट रूप से निराश थे। हालांकि सभी जानते थे कि अंत में केवल एक ही व्यक्ति चुना जाएगा। बेशक फ्लोरबोर्ड की संख्या के आधार पर यह बिल्कुल वही व्यक्ति नहीं था, क्योंकि कई फ्लोरबोर्ड में से एक ऐसा था जो ज्यादा खास था। यह जेड ड्रैगन मंदिर में एकमात्र स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन था। इस स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर यह था कि यह अन्य पत्थर की स्लैब से बड़ा था, इसलिए इस पर ज्यादा लोग खड़े हो सकते थे। कम से कम 5 से 6 लोग और उनके पालतू जानवर इस पर खड़े हो सकते थे। हालांकि ये स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन पूरे जेड ड्रैगन मंदिर में अद्वितीय था। हजारों फ्लोरबोर्ड में से इसे चुनने की संभावना बेहद कम थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये 10,000 में से एक था। इसलिए पिछली कुछ शताब्दियों में किसी भी बदकिस्मत व्यक्ति ने इसे नहीं चुना था। यहाँ तक कि अब भी इस क्षेत्र में स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन के होने के बावजूद इसे चुनने की संभावना 100 में से केवल एक ही है। स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन पर बैठे लोग इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। जब वे पहुंचे तो उन्हें मंदिर द्वारा व्यवस्थित किया गया। उनमें से कुछ निराश थे। आखिरकार इस स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन को सदियों से नहीं चुना गया था। हालांकि ऐसे चतुर लोग भी थे जिन्होंने कहा, स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन की तरह कई अन्य पत्थर हैं जिन्हें नहीं चुना गया है। ये सिर्फ इतना है कि यह पत्थर बड़ा और प्रसिद्ध है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है कि स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन को नहीं चुना जाएगा। वास्तव में वे सभी एक जैसे हैं। देखो, महाराज तीसरा पत्ता निकालने जा रहे हैं, किसी ने उत्साह से चिल्लाकर कहा। सैकड़ों लोग जिन्हें एक निर्दिष्ट क्षेत्र में नियुक्त किया गया था, वे सभी घबराए हुए थे। उन्हें स्पष्ट रूप से उम्मीद थी कि उन्हें चुना जाएगा। आखिरकार एक पालतू जानवर का विकास एक दुर्लभ अवसर था जो कहीं और नहीं मिल सकता था। हालांकि कुछ लोग ये भी जानते थे कि अगर उनके द्वारा निकाला गया पालतू जानवर उच्च रैंक का है तो उसे बढ़ावा देना बहुत मुश्किल होगा। अतीत में ऐसे बहुत कम मामले थे जहां जानवर मूल्यांकनकर्ता पालतू जानवर को बढ़ावा देने में विफल रहा, क्योंकि मूल्यांकनकर्ता के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। हालांकि ऐसी परिस्थितियां शायद ही कभी होती थी। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा नियुक्त किए गए मूल्यांकनकर्ता हमेशा अनुभवी रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता रहे हैं, इसलिए जानवर मूल्यांकनकर्ता के लिए मौके पर असफल होना दुर्लभ था। सबकी चौकस निगाहों के सामने सम्राट हे कियान मुस्कुराए और तीसरा सिक्का बाहर निकाला।
मंदिर के सेवक ने उसे उठाया और मुस्कुराया। महाराज की तीसरी लॉट ईमानदार लॉट है। अपनी बात पूरी करते करते मंदिर के सेवक को कुछ सूझा और उसका चेहरा बदल गया। दूसरी ओर हे कियान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसके लिए ये सिर्फ कुछ लॉटरी निकालने की औपचारिकता थी। मंदिर सेवक, हमें बताओ कि अंत में कौन सा पत्थर चुना गया? हे कियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हे कियान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तभी उसने मंदिर के सेवक के चेहरे पर थोड़ी घबराहट देखी। क्या हुआ? हे कियान ने पूछा। क्या मुझे खराब चीज मिली? मंदिर के सेवक ने तुरंत अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। साथ ही उसने लिनजिन की ओर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है। मंदिर के सेवक के रूप में वह कम से कम समय में ही इन तीनों लॉट को समझ सकता था। इन तीनों लॉट का मतलब तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वे जिस स्थान को दर्शाते थे वो सबसे बड़ा स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन लग रहा था। यह मंदिर सेवक दर्जनों जेड ड्रैगन महोत्सव समारोह में शामिल हो चुका था, लेकिन यह उसका पहला अवसर था जब वह इस महोत्सव का अर्थ समझ रहा था। सौभाग्य से वह तेज तर्रार था और जल्दी से बोला, महाराज ने जो 3 लाटें मांगी हैं वे सभी अच्छी लाटें हैं और शुभ संकेत है। हालांकि कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें और हमें इन 3 लाटों की स्थिति की पुष्टि करने दें। मंदिर के सेवक ने सोचा कि शायद उसे गलत याद आ गया है। आखिरकार ये तीनों लॉटरी पहले कभी नहीं निकाली गई थी। शायद उसे गलत याद आ गया हो और हो सकता है कि यह क्राउचिंग ड्रैगन स्टोन न हो। उसके बाद मंदिर के सेवक, मंदिर के प्रबंधक और समारोह अधिकारी सभी ने इसकी पुष्टि की और यह पता चला कि वह सही था। इस बार महामहिम ने जो 3 लॉट मांगे थे वे स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन के स्थान थे। सार्वजनिक रूप से इसे नकली बनाने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार लॉट की व्याख्या करने का ये तरीका मंदिर के मुख्य हॉल के सामने पत्थर की पट्टिका पर लिखा था। जब तक कोई ध्यान से देखता वे इसे देख पाते। इस समय नीचे पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे जो स्वयं लॉटरी की व्याख्या कर रहे थे और आश्चर्य से चीखें निकल रही थी। यहाँ तक कि यदि मंदिर का सेवक बीम के स्थान पर स्तंभ लगाना चाहे तो भी यह संभव होगा। छोड़ो इसे, वैसे भी मुझे सिरदर्द नहीं है। इतना सोचने का क्या मतलब है? मंदिर के सेवक ने परिणाम बताने से पहले खुद से कहा। सम्राट हे कियान ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ऊपर देखने पर उसने देखा कि क्राउचिंग ड्रैगन स्टोन पर कई लोग खड़े थे। वे बेहद उत्साहित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मंदिर के सेवक ने इतनी अजीब प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो यही कारण है। हे कियान का दिल धड़क उठा। सोचने पर उसके लिए शाही राजधानी के बीस्ट अप्रेसल एसोसिएशन को अपवाद बनाने और लिनजिन को रैंक 3 बीस्ट अप्रेसल करने के लिए पदोन्नत करना वास्तव में अनुचित था। उस समय वह केवल क्यूरेटर से दोस्ती करना चाहता था। यद्यपि हे कियान क्यूरेटर को कोई लाभ नहीं दे सकता था, फिर भी वह क्यूरेटर के शिष्य की मदद कर सकता था। शाही दरबार के दौरान कुछ मंत्रियों ने यह मामला उठाया था और कहा था कि निजी लाभ के लिए शाही अधिकार का प्रयोग करने से देश के पशु मूल्यांकनकर्ता नाराज होंगे और यह आदेश अनुचित है। इसके बाद हे कियान ने इसका खंडन किया और अपनी राय पर जोर दिया। क्यूरेटर अपने प्रयासों के योग्य था। भले ही लिनजिन योग्य नहीं था, हे कियान को उसे बढ़ावा देना था और क्यूरेटर से दोस्ती करनी थी। हालांकि अंदर ही अंदर हे कियान को लगा कि उसकी हरकतें अनुचित थी। हे कियान को खुशी थी कि लिनजिन इस बार जेड ड्रैगन फेस्टिवल की मेजबानी करेंगे। यह एक जानवर मूल्यांकनकर्ता की क्षमताओं का सबसे अच्छा सबूत था। आखिरकार जेड ड्रैगन फेस्टिवल का मेजबान हमेशा रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता रहा है और केवल रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता ही ऐसा करने में सक्षम था। जब तक लिनजिन पास होता, ये साबित होता कि न केवल उसका आदेश अनुचित था बल्कि यह सही भी था। इस दौरान हे कियान ने कुछ गहन शोध किया और पाया कि लिनजिन जानवरों का मूल्यांकन करने में एक विशेषज्ञ था। ये कई 100 वर्षों में पहली बार था जब लिनजिन ने स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन बनाया था। जबकि यह निस्संदेह एक बड़ी चुनौती थी, यह एक अवसर भी था। इसलिए हे कियान ने लिनजिन के विचारों की जांच करने का फैसला किया। अगर लिनजिन ने डर के कोई संकेत दिखाए तो वह उसे मजबूर नहीं कर सकता था। कौन जानता है, हे कियान को लिनजिन को फिर से चित्र बनाने के लिए कहने का कोई तरीका सोचना पड़ सकता है। हे कियान ने एक बहाना भी सोचा। अगर लिनजिन ने भौहें सिकुड़ी तो वह फिर से पत्थर खींच लेगा। लेकिन जब लिनजिन ने ये सुना तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे ये सुनकर कोई परेशानी नहीं हुई, उसे कोई डर भी नहीं लगा और वह चिंतित भी नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने कोई सामान्य बात सुन ली हो। उसे पता नहीं था कि तानशुन और नीचे खड़े अन्य लोग ठंडे पसीने से भीग चुके थे। महामहिम द्वारा क्राउचिंग ड्रैगन स्टोन खींचने की खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। टैंगशुन ने देखा कि पत्थर पर कम से कम 5 लोग थे। उनमें से 2 के पास रैंक 2 के पालतू जानवर भी थे। तनशुन की मानसिक दृढ़ता और जीवन के अनुभव के बावजूद वह अभी भी पसीने से लथपथ था। उसके पास घबराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नियमों के अनुसार चुने गए व्यक्ति के पालतू जानवर को मौके पर ही पदोन्नत किया जाना था। अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ेगा। अतीत में कुछ बदकिस्मत जानवर मूल्यांकनकर्ता असफल हुए और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। उनका प्रदर्शन खराब हो गया और उन्होंने खुद को भी छोड़ दिया, जिससे कई लोग बर्बाद हो गए। हालांकि उन दुर्लभ अवसरों पर उसने केवल एक साधारण मंजिल बनाई। इस बार ये 5 लोग थे। टैंगशुन ये भी बता सकता था कि इन 5 पालतू जानवरों में से उनमें से कुछ पालतू जानवरों की तरह दिखते थे जिन्हें विकसित करना बेहद मुश्किल था। अगर वह होता तो भले ही वह मुख्यालय में कई दिन बिताता, वह उन्हें विकसित करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाता। लेकिन अब इस समारोह के दौरान इतने कम समय में अलग अलग विशेषताओं वाले 5 अलग अलग पालतू जानवरों को बढ़ावा देना असंभव था। ये तो बुरा हुआ। उद्धरण तानशुन ने यही सोचा था, लेकिन ऐसे लोग भी थे जो खुश हो रहे थे। स्थिति को समझने के बाद यू मनतांग मन ही मन पागलों की तरह हंसने लगा। हा, लिनजिन, तुम इस समय सुर्खियों में रहे हो, लेकिन अब तुम पर नजर डालो। तुमने लोहे की प्लेट को लात मार दी है। देखते हैं तुम इससे कैसे निपटते हो। ये सभी 5 पालतू जानवर प्रीमियम है और उनमें से किसी एक का भी प्रमोशन पाना लगभग असंभव है। सोचो कि तुम उन सभी 5 को आकर्षित करने में कामयाब रहे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ लोग चिंतित थे जबकि अन्य लोग खुश थे। नागरिक और सैन्य अधिकारी, साथ ही शाही परिवार के सदस्य सभी धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। ज्यादातर अधिकारी लिनजिन की बदकिस्मती पर खुश थे, जिनमें शाही परिवार के सदस्य भी शामिल थे। लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल नोवल ही। ऐसे भी लोग थे जो लिनजिन के लिए चिंतित थे। बहन किंग, हमें क्या करना चाहिए? हालांकि हे यू को जानवरों के मूल्यांकन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि यह कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है।
अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। एक पशु मूल्यांकनकर्ता के रूप में लिन जिन की प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अगर वह गड़बड़ करता तो वह कभी भी पशु मूल्यांकनकर्ता के पेशे में अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाता। ये दूसरों की गलतियों से सीखा गया सबक था। हालांकि हे किंग की प्रतिक्रिया ने लिन जिन को आश्चर्यचकित कर दिया। बहन यू, चिंता मत करो, मूल्यांकनकर्ता लिन क्यूरेटर का शिष्य है। केवल इस तथ्य के आधार पर 5 पालतू जानवरों को भूल जाओ, 5 और भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। हे किंग को लिन जिन पर पूरा भरोसा था, या यूं कहें कि हे किंग को लिन जिन पर नहीं बल्कि क्यूरेटर पर भरोसा था। हे किंग के दिल में क्यूरेटर अजय और सर्वशक्तिमान था। वह पहले से ही वह व्यक्ति बन चुका था जिसकी हे किंग सबसे अधिक पूजा करती थी और वह पूजा कट्टरता के स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसलिए उसे क्यूरेटर के शिष्य का समर्थन करना था और उसके पास निश्चित रूप से किसी भी समस्या को हल करने का साधन था। हे यू ने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह जानती थी कि लिन जिन के पास असाधारण कौशल है, लेकिन जानवरों का मूल्यांकन करना था और स्तर बढ़ाना था। दोनों पूरी तरह से अलग थे। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऐसी परिस्थितियों में एक पालतू जानवर को विकसित होने में मदद करना, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, अब कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे कौशल से हल किया जा सके। आखिरकार चाहे हे यू कितनी भी अनभिज्ञ क्यों ना हो, वह जानती थी कि अलग अलग पालतू जानवरों की अलग अलग रक्तरेखाएं और क्षमताएं होती हैं। एक ही रक्तरेखा के बीच भी उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं में अंतर थे। पालतू जानवर को विकसित करने का कोई मानक तरीका नहीं था। 10,000 जानवरों का मतलब था 10,000 अलग अलग तरीके। ऐसी परिस्थितियों में 5 पालतू जानवरों को विकसित करने में मदद करने के लिए हे यू जानता था कि रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता ऐसा नहीं कर सकता। शायद रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता ऐसा कर सकता है। हालांकि रेड ड्रैगन किंगडम में वे अधिकतम रैंक 3 बीस्ट अप्रेसर प्राप्त कर सकते थे। केवल प्रीमियम देशों में रैंक 4 बीस्ट अप्रेसर थे। हालांकि हे यू ने हे किंग को यह नहीं बताया। अब जब हे किंग एक कट्टर अवस्था में थी तो वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनती थी। हे यू ने लिन जिन को देखा और आह भरी। साथ ही वह लिन जिन की मदद करने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रही थी। इस बीच लिन जिन की अभिव्यक्ति शांत रही, मानो उसे एहसास ही नहीं था कि वह किस तरह की निराशाजनक स्थिति का सामना करने वाला था। अन्य पशु मूल्यांकनकर्ताओं के लिए यह एक निराशाजनक स्थिति थी। 5 भाग्यशाली लोग और 5 भाग्यशाली जानवर लाए गए। इन 5 लोगों में समाज के सबसे निचले तबके के आम लोग भी थे और कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए लोग भी थे। लगता था कि उनकी कुछ हैसियत थी, कम से कम वे अमीर परिवारों से थे। When the 5 of them came up, they bowed and saluted. All of them were extremely excited. Some of them were even at a loss of what to do, not knowing where to put their hands. The 5 pet beasts stayed by their master's side. Only then did Lin Jin glance over. 4 dogs and a horned turtle. Most families had pet beasts that were dogs. Of course, canine beasts were also a subspecies of wolf beasts. There were many types of canine beasts with different body shapes, appearances, and even habits. These 4 hound beasts were all different from each other. Some of them were small in size, but they were as strong as bulls, with short fur and a large head. Some of them had fur like manes and a tail like a broom. Others had long and sharp ears, a long mouth, and long legs. There was also one that looked completely like a mongrel. Standing on the stage, it was actually shivering, and its eyes were filled with grievance. That horned tortoise was indeed something. Horned turtles came in different sizes, and this one wasn't small at all. It was half the height of a human and had a thick shell. It could already use the power of the 5 elements, and its mouth was like a steel hook. It was also a rank 2 pet beast. Seeing how calm Lin Jin was, Emperor Hikian knew that Lin Jin must be confident, so he didn't say anything else. He could tell how difficult it was for Lin Jin to achieve this. If Lin Jin could do it, no one would say that there was anything wrong with his edict. Instead, Hikian would be praised. Lin Jin was the same. As long as he could pass this test today, he could rise to become Jade Dragon Kingdom's #1 beast appraiser. Hikian wasn't making this up. Just take these 5 pet beasts for example. Which beast appraiser in headquarters could evolve all of them? Even veteran beast appraisers like Tan Zan and Chu Chenge couldn't do it. Hence, he could give Lin Jin the title of Jade Dragon Kingdom's #1 beast appraiser. Curator would probably be happy with this, wouldn't he? Hikian was currently thinking about this matter. Also, Lin Jin had promised to invite Curator here, so this matter had to be taken seriously. Hikian knew that this might decide whether Jade Dragon Kingdom could become a premium country in the future. Of course, there were risks too. Hikian was worried about Patriarch Zhu Pao, but it was thanks to this that he had the chance to meet Curator. Appraiser Lin, you may begin, the temple attendant reminded him softly. He was really afraid of messing things up today, but he had to carry on. Lin Jin nodded. Then, he walked over, chose a rank 1 hound beast, and patted its head. This was just an average hound beast with no bloodline or potential. Under normal circumstances, it would never be able to evolve into a rank 2 beast. But things were different with Lin Jin. Lin Jin ने दूसरे शिकारी कुत्ते को थपथपाया. दूसरों के लिए ये सिर्फ सिर पर एक सामान्य थपकी थी. ठीक इसी तरह उसने आखिरी सींग वाले कछुए तक भी यही किया. न ज्यादा, न कम, बस हर एक को थपकी दी. जब उनका काम खत्म हो गया तो लिन जिन ने कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं. भीड़ हैरान थी. यही बात 5 पालतू जानवरों के मालिकों के लिए भी लागू हुई. वे पूछना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए. प्रक्रिया अभी शुरू भी नहीं हुई थी तो वह उन्हें जाने के लिए क्यों कह रहा था. हे कियान को भी समझ नहीं आया. मंदिर का सेवक दंग रह गया. वह लिन जिन को याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका. ठीक है, मूल्यांकनकर्ता लिन, अब आप विकास शुरू कर सकते हैं. उसने सोचा कि लिन जिन भूल गया है. मैं विकास करना बंद कर चुका हूं. लिन जिन के जवाब से भीड़ चुप हो गई. तुरंत ही चर्चा का दौर शुरू हो गया. कुछ लोगों ने अपना सिर हिलाया जबकि अन्य कुछ कहना चाहते थे लेकिन परिस्थिति के कारण ऐसा नहीं कर सके. लेकिन अंदर ही अंदर वे सभी एक ही बात सोच रहे थे. तुमने अभी पालतू जानवर के सिर पर थपकी दी और तुम कह रहे हो कि यह हो गया. क्या यह मजाक नहीं है? इससे पहले कि भीड़ अपनी बात पूरी कर पाती, अगले ही पल मंच पर उपस्थित 5 पालतू जानवरों में एक साथ परिवर्तन आ गया. रैंक 1 के 3 शिकारी जानवर अचानक आग की लपटों में घिर गए.
भीड़ डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गई। जब उन्होंने फिर से तीनों शिकारी जानवरों को देखा तो उनकी आभा आसमान छूने लगी और उनके शरीर के चारों ओर आग की लपटें घूमने लगी। सामान्य ज्ञान रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह जानता होगा कि रैंक 1 के पालतू पशु के रैंक 2 तक के विकास की सबसे बड़ी विशेषता तात्विक शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता थी। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह तथ्य कि वे आग की लपटें उत्सर्जित कर सकते थे, इसका अर्थ था कि पालतू जानवर का विकास हो चुका था। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि 2 रैंक 2 पालतू जानवर, एक शिकारी जानवर और एक सींग वाला कछुआ, लगातार चीख रहे थे। अगले ही पल रैंक 2 हाउंड जानवर का फर गिर गया। उसी समय उसकी हड्डियों के बढ़ने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस बीच सींग वाले कछुए का खोल टूट कर गिर गया। एक बूढ़ी दीवार की तरह वह टुकड़ों में बिखर गया। ऐसा भी लगा जैसे कछुए का शरीर आकार में बड़ा हो गया था, अपने खोल से बाहर फट गया। इसी समय 2 रैंक 2 पालतू जानवरों की आभा लगातार बढ़ रही थी क्योंकि उनके चारों ओर तात्विक शक्तियां उमड़ रही थी। कुछ ही दूरी पर तानशुन की आंखें चौड़ी हो गईं। उनका पुनर्जन्म हुआ है। ये वास्तव में एक विकास है। जब भीड़ ने मूल्यांकनकर्ता तानशुन के शब्द सुने तो उन्हें अपने संदेह पर और भी यकीन हो गया। यह एक विकास था। इसके अलावा ये 5 पालतू जानवर थे जो एक ही समय में विकसित हो रहे थे। उनमें से कई ने अपने पूरे जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। आज का दिन उनके लिए आंख खोलने वाला था। हे भगवान, क्या वे सचमुच विकसित हुए? 5 पालतू जानवर एक ही समय में विकसित हो रहे हैं और उनमें से 2 तो रैंक 2 से रैंक 3 तक पहुंच गए हैं। अविश्वसनीय, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? इस समय जेड ड्रैगन फेस्टिवल अपने चरम पर पहुंच चुका था। पूरा जेड ड्रैगन मंदिर हंगामे में था और आम लोग भी हंगामे में थे। इस समय किसी को भी किसी और चीज की परवाह नहीं थी क्योंकि आश्चर्य और विस्मय के उद्गार हवा में भरे हुए थे। शौकिया लोग यहाँ शो देखने के लिए आए थे जबकि विशेषज्ञ लोग इसकी पूरी जानकारी रखते थे। नागरिकों और अधिकारियों की तुलना में मुख्यालय के पशु मूल्यांकनकर्ता ही सबसे अधिक हैरान थे। जब महामहिम ने स्लीपिंग ड्रैगन स्टोन बनाया तो उन्हें पता चल गया कि वे मुसीबत में हैं। खासकर जब उन्होंने मंच पर 5 जानवरों को देखा तो उन्होंने अपने जानवरों के मूल्यांकन कौशल का उपयोग करके गुप्त रूप से उनका मूल्यांकन किया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी 5 जानवर उच्चतम गुणवत्ता के थे। रैंक 2 के 2 पशु मूल्यांकनकर्ताओं की क्षमता औसत थी। बेशक अगर यह मुख्यालय से रैंक 2 या 3 का पशु मूल्यांकनकर्ता होता तो वे कुछ ही दिनों में विकास विधि के साथ आ सकते थे। औषधीय गोलियों की मदद से उनके सफल होने की संभावना अधिक थी। हालांकि उनके लिए मौके पर ही जानवरों का मूल्यांकन करना और उन्हें मौके पर ही विकसित करना असंभव था। भाई टैन लिन जिन के कौशल अविश्वसनीय है। मैंने पहले भी उस सींग वाले कछुए का मूल्यांकन किया है। हालांकि मैं एक विकास पद्धति के साथ आया था, लेकिन आवश्यक औषधीय गोलियां बहुत महंगी थी और मेरे पास सफलता की केवल 30% संभावना थी, चू चेंगहे ने एक गंभीर भाव के साथ कहा। चू चेंगहे और तांगशुन मुख्यालय में एक ही स्तर पर थे। वे दोनों ही अनुभव और ज्ञान के धनी रैंक 3 जानवर मूल्यांकन करता थे। इसके अलावा चू चेंगहे एक घमंडी आदमी था। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए ऐसा कुछ कहना इसका मतलब था कि चू चेंगहे ने लिन जिन की पहचान को रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया था। टैंगशुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाई चू, लिन जिन सिर्फ अद्भुत नहीं है। आप सिर्फ 2 रैंक 2 पालतू जानवरों पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन क्या आपने 3 रैंक 1 शिकारी जानवरों पर ध्यान नहीं दिया? चू चेंगहे स्तब्ध रह गए। उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार चाहे वह इसे कैसे भी देखे, रैंक 2 के पालतू जानवर को रैंक 3 के जानवर में बदलना रैंक 1 के शिकारी जानवर से ज्यादा मुश्किल था। हालांकि तानशुन के पास इसका उल्लेख करने का एक कारण होगा। इसलिए जब चू चेंगहे ने करीब से देखा तो वह तुरंत समझ गया। ये कैसे हो सकता है? चू चेंगहे हैरान रह गया। जब उसने लिन जिन को 2 रैंक 2 पालतू जानवरों को रैंक 3 पर पदोन्नत करते देखा तभी वह इतना हैरान नहीं हुआ। कई अन्य पशु मूल्यांकनकर्ताओं ने भी इस पर नजर रखी। रैंक 2 पशु मूल्यांकनकर्ता ये तो बता सकते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन रैंक 1 पशु मूल्यांकनकर्ता कुछ नहीं जानते थे। इस समय तानशुन ने कहा, भाई चू, तुमने भी इस पर ध्यान दिया है ना? चू चेंगहे ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर अभी भी सदमा कम नहीं हुआ था। तानशुन को पता था कि दूसरे पक्ष ने इसका पता लगा लिया है, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। जो लोग इसका पता लगा सकते थे उन्होंने मुख्यालय के 2 बड़े मालिकों को चुप रहते हुए देखकर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो लोग इसे नहीं समझ पाए उनका दम घुट रहा था। उन्होंने पूछने की हिम्मत नहीं की और उनके दिल चिंता से भर गए। रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता के रूप में यू मंतांग बता सकता था कि लिन जिन की असली उपलब्धि आज 2 रैंक 2 पालतू जानवरों को रैंक 3 तक बढ़ाना नहीं था, बल्कि 3 रैंक 1 शिकारी कुत्तों को रैंक 2 तक बढ़ाना था। सच कहा जाए तो यू मंतांग पहले हार मानने से कतरा रहा था, लेकिन अब चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसे पता था कि लिन जिन के कौशल उससे कहीं ज्यादा है। वह ये भी नहीं बता सकता था कि लिन जिन ने पालतू जानवरों के विकास को कैसे पूरा किया। उसने सिर्फ ये देखा कि लिन जिन एक एक करके जानवरों को थपथपा रहा था। यदि मुख्यालय में बैठे शीर्ष मूल्यांकनकर्ता भी इसे नहीं देख सके तो कोई और कैसे देख सकेगा? सम्राट हे कियान के लिए प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं थी, परिणाम महत्वपूर्ण था। वह इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थे, बहुत संतुष्ट। लिन जिन का जानवरों के मूल्यांकनकर्ता के रूप में कौशल अविश्वसनीय था और यही काफी था। इसके साथ ही फरमान जारी करने पर उनका जोर एक शानदार कदम था जो उनकी गहरी दूरदर्शिता का प्रमाण था। इसके साथ ही कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि सम्राट ने उनकी पीठ पीछे कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाया है? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अप्रत्यक्ष रूप से क्यूरेटर के बारे में हे कियान के मूल्यांकन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लिन जिन सिर्फ क्यूरेटर का शिष्य था, लेकिन वह पहले से ही ऐसा करने में सक्षम था। यह उसके लिए हथेली हिलाने जितना आसान था। क्यूरेटर कितना शक्तिशाली था। यदि क्यूरेटर हमारे जेड ड्रैगन साम्राज्य को रैंक 5 पालतू जानवर विकसित करने में मदद कर सकता है तो हमारा साम्राज्य निश्चित रूप से फिर से उठ खड़ा होगा और मैं हे कियान एक बुद्धिमान सम्राट बनूंगा जो अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाएगा। अपने उत्साह में हे कियान ने कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन का कौशल वास्तव में प्रभावशाली है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे लिए एक ब्रश और स्याही लाओ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के आदेश को टाला जाए। ब्रश, स्याही, कागज और यहाँ तक कि एक मेज भी जल्दी से मंगवा दी गई। आज मैं मूल्यांकनकर्ता लिन को सुलेख का एक टुकड़ा देना चाहूंगा। हे कियान गंभीर हो रहा था। हालांकि लिन जिन को यह जरूरी नहीं लगा, लेकिन उसे मना करना उसके लिए उचित नहीं था।
जल्द ही हे कियान ने अपना ब्रश उठाया और कागज पर 6 शब्द लिख दिए। सुलेख के मामले में हे कियान का कौशल निश्चित रूप से अत्यधिक निपुण माना जाता था। यहाँ तक कि लिन जिन के लिए भी ये प्रभावशाली था। कागज पर लिखे 6 शब्द थे, जेड ड्रैगन किंगडम का नंबर 1 मूल्यांकन करता। महान नपुंसक याओ शेंग को पता था कि हे कियान क्या सोच रहा था। उसने मुस्कुराते हुए लिन जिन को सलाम किया और कहा, बधाई हो मूल्यांकन करता लिन। आज महामहिम ने आपको जेड ड्रैगन किंगडम के नंबर 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता की उपाधि दी है। अब से आप जानवर मूल्यांकन संघ में सर्वोच्च शासन करेंगे और जेड ड्रैगन किंगडम के सभी जानवर मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक आदर्श बनेंगे। हे कियान के ऐसे इरादे थे। उसने ये काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि वह खुश था, वह सम्राट था। वह सिर्फ इसलिए कोई निर्णय कैसे ले सकता था क्योंकि उसका मूड खराब था। कुछ सम्राट ऐसा कर सकते थे लेकिन हे कियान नहीं। ऐसा करने के पीछे उसके अपने कारण थे और यह सरल था। वह एक ही झटके में लिन जिन को जेड ड्रैगन साम्राज्य से बांधना चाहता था। हे कियान को अच्छी तरह पता था कि लिन जिन जैसे व्यक्ति ने आसमान छू लिया है। अपने जानवरों के मूल्यांकन कौशल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्यूरेटा के समर्थन के साथ भले ही वह सम्राट था, लिन जिन को उसके आदेशों को सुनने की जरूरत नहीं थी। हे कियान इतना मूर्ख नहीं था कि वह ये सोचे कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है क्योंकि वह सम्राट था। कुछ समय पहले तक वह अपनी दुम दबाकर जी रहा था। वह बूढ़ा आदमी जेड ड्रैगन देवता उस पर दबाव डाल रहा था जिससे हे कियान को अपना गुस्सा निगलना पड़ा। जेड ड्रैगन का अभिशाप जिसने शाही परिवार को महिलाओं की बलि देने के लिए मजबूर किया, हे कियान के लिए बहुत बड़ा अपमान था। सौभाग्यवश ये सब अब अतीत की बात हो चुकी है। उसे जेड ड्रैगन किंगडम के पुनर्निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक रैंक 5 पालतू जानवर का मालिक बनना था। यह एक प्रीमियम देश बनने की दिशा में एक कदम होगा। इसलिए हे कियान लिन जिन को सबसे बड़ी महिमा और उच्च दर्जा देना चाहता था। जेड ड्रैगन किंगडम के नंबर 1 मूल्यांकनकर्ता का खिताब सबसे अच्छी चीज थी जो उसे मिल सकती थी। इसके साथ लिन जिन जेड ड्रैगन किंगडम से बंधे होंगे और महिमा और अपमान दोनों को साझा करेंगे। सम्राट की इस हरकत से कई लोग हैरान थे। उन्हें आश्चर्य तो हुआ लेकिन ईर्ष्या भी हुई क्योंकि इसके साथ ही लिन जिन ने जेड ड्रैगन किंगडम के सभी जानवर मूल्यांकनकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि टैंग शुन और चू चेंगहे जैसे अनुभवी जानवर मूल्यांकनकर्ता भी अब से लिन जिन से नीचे रैंक किए जाएंगे। राज्य को सम्राट के आदेश की जानकारी थी, लेकिन कौन जानता था कि तान शुन और चू चेंगहे पूरी तरह से आश्वस्त थे। न केवल उन्हें थोड़ी सी भी नाराजगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उन्होंने ये भी सोचा कि लिन जिन इस उपाधि के हकदार थे। मुख्यालय में 2 सबसे वरिष्ठ और सर्वोच्च पदस्थ पशु मूल्यांकनकर्ताओं ने एक दूसरे की राय पढ़ते हुए एक दूसरे को देखा। एक शब्द, आश्वस्त। जेड ड्रैगन फेस्टिवल अपने समापन के करीब था और नागरिक व्यवस्थित तरीके से जाने लगे थे। हालांकि आज की घटना निश्चित रूप से भविष्य में उनके लिए चर्चा का विषय बन जाएगी। वे काफी समय तक इस पर गर्व कर सकते हैं। जहां तक 5 भाग्यशाली लोगों की बात है, उनके पालतू जानवरों का विकास एक सपने जैसा लग रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे पहले किस स्थिति में थे, इस दिन के बाद से उनका जीवन पहले से पूरी तरह से अलग होगा। इस तरह भाग्य बदल गया। रैंक 2 पालतू जानवर वाला एक सामान्य नागरिक भविष्य में उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम होगा। रैंक 3 पालतू जानवर के साथ उनके लिए अपना गुट स्थापित करना आसान होगा। उनमें से कुछ ने शाही राजधानी के रईसों का ध्यान भी आकर्षित कर लिया था और वे उनसे निजी तौर पर मिलने के लिए तैयार थे। इन तुच्छ बातों को एक तरफ रखते हुए लिन जिन अब जाने की तैयारी कर रहा था। वह सुबह से अब तक व्यस्त था, इसलिए वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। ईमानदारी से वह 5 पालतू जानवरों को एक एक करके विकसित करने के लिए एक नाटक कर सकता था। वह उन्हें धोखा देने के लिए एक शो भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने में आलस्य के कारण उसने बस उन्हें थप्पड़ मारा और अपनी आत्मिक ऊर्जा के साथ मिलकर नाड़ी खोज तकनीक का उपयोग किया, जिससे 5 पालतू जानवरों को विकसित होने में मदद मिली। वह संभवतः इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थे जो इस तरह की विकास तकनीक का प्रदर्शन कर सकते थे। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि हे किंग हे यू के साथ चल रहा था। मूल्यांकनकर्ता लिन हे किंग ने लिन जिन का अभिवादन किया। लिन जिन मुस्कुराया और वहीं रुक गया। हे किंग जाहिर तौर पर लिन जिन की परिचित थी। पिछली बार जब वह शाही राजधानी में आया था तब भी वह उससे मिला था। हे यू के लिए भले ही वे मिले हों, वह बेहोश थी इसलिए इसे मुलाकात नहीं माना गया। सोचने पर यह दूसरी बार था जब वे एक दूसरे से मिल रहे थे। पहली बार कई महीने पहले मेपल सिटी में हुआ था। तब लिन जिन सिर्फ एक अज्ञात रैंक 1 बीस्ट मूल्यांकन करता था। अब वह जेड ड्रैगन सिटी का नंबर 1 बीस्ट मूल्यांकन करता था। 6ठी राजकुमारी, 7वीं राजकुमारी। लिन जिन ने सलामी दी। मूल्यांकक लिन, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हे यू ने कहा। उसने झुकने की पहल की। मैं अपनी जान बचाने के लिए मूल्यांकनकर्ता लिन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने पहले ही पिता से बात कर ली है और व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देने के लिए मेपल सिटी जा रही हूँ। हालांकि हे किंग और हे यू बहनें थीं और एक जैसी दिखती थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व बिल्कुल अलग थे। हे यू विनम्र और अच्छे व्यवहार वाली लड़की थी। जब वह किसी को देखती भी थी तो वह कभी भी उसकी आंखों में नहीं देखती थी। दूसरी ओर हे किंग के पास ऐसे नियम नहीं थे। लिन जिन को यकीन था कि अगर यह अवसर न होता तो वह उसे खींचकर अपने पास बुला लेती और बैठकर बातें करती। चूंकि आज हम मिले हैं 6ठी राजकुमारी, अब आपको मेपल सिटी तक की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। लिन जिन मुस्कुराया। ऐसा नहीं चलेगा। हे किंग घबरा गया। हमारे लिए महल से बाहर जाने का मौका पाना आसान नहीं है। हमें जाने की अनुमति कैसे नहीं दी जा सकती? 7वीं राजकुमारी, क्या तुम भी जा रही हो? लिन जिन को पता था कि हे किंग का व्यक्तित्व जीवंत है और वह महल में रहने के लिए बेहद अनिच्छुक होगी, इसलिए उसने उसे चिढ़ाया। बेशक मुझे करना ही होगा। मूल्यांकनकर्ता लिन, आपको पिता के सामने इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह अपना आदेश रद्द कर सकते हैं, हे किंग ने धीरे से कहा। छोटी बहन किंग, आप इतनी अपमानजनक नहीं हो सकती, हे यू ने डांटा। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह लिन जिन पर चुपके से नजरें गड़ाए हुए थी। उसने बेपरवाह होने का नाटक किया, लेकिन हे किंग ने तुरंत ही उसका पर्दाफाश कर दिया। बहन यू, क्या तुम भी बाहर नहीं जाना चाहती? अगर तुम इसी तरह से व्यवहार करती रही तो मैं अब तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। मैं खुद ही बाहर चली जाऊंगी। हे यू ने गुस्से से अपना पैर पटका और हे किंग की शर्ट के कोने को खींचा। हा, यू एयर किंग, एयर, तुम दोनों किस बारे में बातें कर रहे हो? सम्राट हे कियान हंसते हुए आगे बढ़े।
उसने अपनी बेटियों को लिन जिन के साथ बातचीत करते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन वह जानबूझकर दूर रहा। वह आने से पहले थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। हे कियान को पहले से ही पता था कि लिन जिन और 7वीं राजकुमारी एक दूसरे को जानते हैं। वह ये भी जानता था कि उसकी 7वीं बेटी क्यूरेटा से परिचित थी। हे कियान को महल में हुई घटनाओं के बारे में पहली या दूसरी बार तो पता नहीं चला होगा, लेकिन अगर ऐसा तीसरी बार हुआ तो उसे निश्चित रूप से पता चल जाएगा। हर 7 रातों में 7वीं राजकुमारी कुछ समय के लिए गायब हो जाती थी। कभी कभी यह 1 घंटे के लिए होता, कभी कभी कई घंटों के लिए। हे किन को लगा कि उसने इसे अच्छी तरह और दोषरहित तरीके से छिपाया है, लेकिन वह इसे हे कियान से कैसे छिपा सकती थी। हे कियान ने अनुमान लगाया कि यह क्यूरेटा का काम है। इसके अलावा उसकी 7वीं बेटी का पालतू जानवर बेवजह विकसित हो गया था। पहले तो उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चला कि इसका क्यूरेटर से कुछ लेना देना था। पूछताछ और जांच के जरिए हे कियान को पता चला कि क्यूरेटर के पास एक अलौकिक क्षमता थी जो लोगों को दूसरे गुप्त स्थान पर ले जा सकती थी। क्यूरेटर ने इस क्षमता का उपयोग कई खलनायक विशेषज्ञों को नियंत्रित करने के लिए किया होगा। जब हे कियान को पहली बार इस बारे में पता चला तो उसे चिंता हुई कि उसकी 7वीं बेटी का फायदा उठाया जाएगा। आखिरकार वह अभी भी एक लड़की थी। हालांकि महल की नौकरानियों से चुपके से पूछने और यह पुष्टि करने के बाद कि 7वीं राजकुमारी अभी भी कुंवारी है, उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था। कुछ और सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह बहुत अच्छी बात है। क्यूरेटर जैसा व्यक्ति उसके कार्यों के पीछे के कारण का अनुमान नहीं लगा पाएगा। क्या होगा अगर क्यूरेटर अपनी बेटी को अपना शिष्य बनाना चाहे? यदि ऐसा न भी हो तो भी यह अच्छी बात होगी यदि क्यूरेटर को उससे लगाव हो जाए। कोई बात नहीं, यह एक अवसर था। इसके अलावा हे कियान को अपनी जगह पता थी। जेड ड्रैगन किंगडम के सम्राट के रूप में वह सर्वशक्तिमान लग सकता है, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया विशाल है और शक्तिशाली लोगों से भरी हुई है। एक मध्यवर्ती देश के सम्राट के रूप में वह उनकी तुलना में कुछ भी नहीं था। प्रीमियम देशों में रैंक 5 पालतू जानवर या रैंक 4 जानवर मूल्यांकन करता वाला कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से नीचा दिखा सकता था। यही कारण था कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है क्या तुम्हें किसी बात में मूल्यांकन करता लिन की मदद की जरूरत नहीं थी? हे कियान ने अचानक पूछा। हे अचानक अपनी उलझन से बाहर आई, लेकिन कुछ भी कहने में बहुत शर्मिंदा थी। मूल्यांकन लिन, मेरी बेटी यह कहने में बहुत शर्मिंदा है। उसके पिता के रूप में मैं उसकी ओर से यह कहना चाहता हूँ। हे कियान ने गंभीरता से कहा, मुझे यकीन है कि मूल्यांकनकर्ता लिन को पता है कि मेरी छठी बेटी की सेहत बचपन से ही खराब रही है। इसीलिए उसने कभी किसी पालतू जानवर के साथ खून का रिश्ता नहीं बनाया। अगर मूल्यांकनकर्ता लिन न होते तो मुझे डर है कि अब तक वह मर चुकी होती। अब जब वह अपनी बीमारी से ठीक हो गई है तो मैं उसके लिए एक पालतू जानवर खोजने के बारे में सोच रहा हूँ। मूल्यांकनकर्ता लिन इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ है, इसलिए मैं आपकी मदद मांगना चाहूंगा। हे कियान हे यू के लिए सबसे उपयुक्त पालतू जानवर का मूल्यांकन करने में मदद करना चाहती थी और उसे रक्त समझौता बनाने में मदद करना चाहती थी। यह एक बुनियादी कौशल था जिसमें प्रत्येक पशु मूल्यांकनकर्ता को निपुणता हासिल करनी होती थी। चूंकि हे कियान ने बोल दिया था तो लिन जिन कैसे मना कर सकता था। इसके अलावा यह उसके लिए एक छोटी सी बात थी, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है मूल्यांकनकर्ता लिन, आज आप थक गए होंगे, अच्छी तरह से आराम करें। कल मैं आपको महल तक ले जाने के लिए मुख्यालय में किसी को भेजूंगा। हे कियान के समाप्त होने के बाद लिन जिन ने खुद को माफ कर दिया। हे किंग और हे यू को ऐसा लग रहा था कि उनका मन भर गया है, लेकिन वे इस समय कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। मुख्यालय लौटने के बाद लिन जिन एक कुर्सी पर बैठ गया और ताजी बनी चाय की चुस्की ली। तभी उसे सुकून का एहसास हुआ। अब से मैं जेड ड्रैगन महोत्सव में भाग नहीं लूंगा। लिन जिन यही सोच रहा था। वह तो लड़ना और मारना पसंद करेगा। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, किसी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का एक डिब्बा, पुरानी शराब का एक बर्तन और पेस्ट्री की एक प्लेट लाकर दी। हालांकि लिन जिन को डिब्बा लाने वाले व्यक्ति की ज्यादा चिंता थी। यह मूल्यांकनकर्ता तांग शुन था। मूल्यांकन टैन, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? दरवाजा खोलने के बाद लिन जिन ने जल्दी से आदमी के हाथों से बॉक्स ले लिया। टैन शुन मुस्कुराए। मैं मूल्यांकक लिन की तलाश में थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे साथ ले आऊं। उसका स्वर लापरवाह और उदासीन था। मुख्यालय में लिन जिन स्वाभाविक रूप से मूल्यांकनकर्ता तांजुन के सबसे करीबी और सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। भले ही उनके जानवरों का मूल्यांकन करने के कौशल ने आदमी को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन उनके लिए उनका सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ। लिन जिन ने तुरंत तांग शुन को अंदर बुलाया। मूल्यांकक लिन, क्या आपको इस जगह की आदत हो गई है? टैंग शुन ने हंसते हुए पूछा। लिन जिन ने सिर हिलाया। हालांकि यहाँ का गेस्ट हाउस मेपल सिटी में उनके घर जितना अच्छा नहीं था, लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब भी नहीं था। यह उस छोटी जर्जर जगह से कहीं बेहतर था जहां वह रहते थे। इसके अलावा ये केवल अस्थायी था, इसलिए लिन जिन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह समझ गया कि तांग शुन कुछ कहना चाहती है। मूल्यांकक टैन, क्यों ना हम कुछ पी लें? लिन जिन ने लंच बॉक्स से पुरानी शराब की बोतल निकालते हुए पूछा। तांग शुन ने प्रस्ताव को अस्वीकार किए बिना सिर हिला दिया। दरअसल तांग शुन एक कारण से यहाँ थी। वास्तव में वह अकेला नहीं था। अन्य रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता चू चेंगहे ने भी आने की योजना बनाई थी। हालांकि चू चेंगहे ने पहले कभी लिन जिन के साथ बातचीत नहीं की थी, इसलिए वह आने में बहुत शर्मिंदा था। इसके बजाय उसने टेंजुन को लिन जिन को यह सिखाने का काम सौंपा कि वह 3 रैंक 1 शिकारी जानवरों के लिए आत्मा की जड़ों का पुनर्निर्माण कैसे करता है। तांग शुन और चू चेंगहे पूरी दोपहर इस मामले पर चर्चा करते रहे। समारोह के दौरान जब लिन जिन ने 5 पालतू जानवरों को विकसित होने में मदद की, तो ज्यादातर लोगों ने मान लिया कि रैंक 2 से रैंक 3 तक का विकास सबसे कठिन होगा। इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपना ध्यान 2 रैंक 3 पालतू जानवरों पर केंद्रित किया। लेकिन तांग शुन और चू चेंगहे जैसे अंदरूनी लोगों की नजर में ये 3 रैंक 1 हाउंड जानवर थे जिन्होंने इस बार वास्तव में सभी को चौंका दिया था। चू चेंगहे और तांग जुन ने पहले इस पर चर्चा की थी। रैंक 1 के 3 शिकारी जानवर सबसे साधारण प्रकार के पालतू जानवर थे। उनके विकसित होने की कोई संभावना नहीं थी। इसके अलावा उन सभी में अलग अलग विशेषताएं थी। या तो वे किसी प्रमुख मुख्य विशेषता के बिना अस्त व्यस्त थे, या उनके गुण गायब थे, या उनके आत्मा मेरिडियन क्षतिग्रस्त थे, जिससे उनका विकास असंभव हो गया। इन 3 उच्च श्रेणी वाले जानवरों में से कोई भी एक रैंक 2 जानवर मूल्यांकनकर्ता को चकमा दे सकता है।
रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता तो उन्हें विकसित करने का तरीका भी नहीं समझ पाएगा। टैंक शुन और चू चेंगहे शेख ही नहीं बघार रहे थे। ये सच था, ये पहले से ही इतना प्रभावशाली था कि रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ता 3 शिकारी जानवरों की बुनियादी स्थितियों को समझने में सक्षम था। उनसे इन पालतू जानवरों को विकसित करने के लिए कहना उनके लिए बहुत ज्यादा था। वे कोई समाधान भी नहीं निकाल पाए। रैंक 2 बीस्ट अप्रेजर ऐसा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास करना होगा। इसके अलावा समाधान के साथ आने और इसे लागू करने में सक्षम होने के बीच एक बड़ा अंतर था। बेशक टैंक जुन और चू चेंगहे जैसे रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता इन शीर्ष ग्रेड जानवरों को भी अपग्रेड करने का एक तरीका खोजने में सक्षम थे। वास्तव में उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि आगे बढ़ने के तरीकों में भी अंतर था। उस तरह की स्थिति में जल्दी और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए वह केवल सबसे साधारण तरीका ही चुन सकता था। इसमें नुकसान भी हो सकते थे, लेकिन यह ऐसी चीज थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। हालांकि लिन जिन ने वह हासिल करने में कामयाबी हासिल की जिसे पशु मूल्यांकनकर्ता समुदाय में सबसे कठिन उन्नति विधि के रूप में जाना जाता है, आत्मा की जड़ को पुनः ढालना। कुछ रैंक 1 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने शायद इस शब्द के बारे में सुना भी नहीं होगा। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि यह एक उच्च स्तरीय तकनीक थी। सरल शब्दों में कहें तो कुछ तरीकों से निम्न गुणों और योग्यताओं वाले पालतू जानवर को फिर से आकार दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पालतू जानवर में मिश्रित गुण हो और उसमें एक भी उत्कृष्ट गुण न हो, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका विकास असंभव होगा। उस स्थिति में विभिन्न गुणों को एक नए गुण में गलाकर आत्मा की जड़ का नया आकार दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए आत्मा की जड़ को पुनः आकार देना होगा। यह तरीका सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसे पाना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ता जैसे कि टैंक जुन और चू चेंगहे भी इतने सालों से इस रीशेपिंग तकनीक के सार की खोज कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर वे संयोग से सफल भी हो जाते तो भी इसमें बहुत समय और गोलियां लगती, और जरूरी नहीं कि नतीजे अच्छे हों। लेकिन आज तान शुन को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लिन जिन एक ही समय में 3 निम्न श्रेणी 1 के शिकारी कुत्तों को नया आकार दे रहा था, और उसने जो तकनीक इस्तेमाल की वह बस एक सामान्य थपकी थी। उस थपकी में अवश्य ही कोई अद्वितीय कौशल छिपा हुआ होगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपना पूरा जीवन पशु मूल्यांकन उद्योग में डूबा रहा हो, क्या इससे अधिक आकर्षक कुछ भी हो सकता था? कोई नहीं। टैंक शुन और चू चेंगहे अपनी आत्मा की जड़ों को फिर से बनाने की तकनीक के लिए लालची थे, खासकर जब उन दोनों ने उन 3 शिकारी जानवरों की सावधानीपूर्वक जांच की जो पहले से ही एक निश्चित क्षेत्र में पहुंच चुके थे। उन्होंने पाया कि 3 शिकारी जानवर अब शक्तिशाली रक्त रेखाओं वाले जानवरों से कमतर नहीं थे। हालांकि वे अभी भी उन जानवरों की नस्लों की तुलना नहीं कर सकते थे जिनमें बहुत संभावनाएं और अत्याचारी रक्त रेखाएं थीं। पहले की तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे उनका पुनर्जन्म हुआ हो। इसे प्राप्त करना एक ही समय में 2 रैंक 3 पालतू जानवरों को विकसित करने से कहीं अधिक कठिन था। इसलिए तांग शुन आया। वह आज लिन जिन से सलाह लेने आया था। कम से कम वह ये तो जानना चाहता था कि लिन जिन ने ये कैसे किया। उसी समय चू चेंगहे बाहर इधर उधर घूम रहा था, उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, कभी कभी अंदर झांक रहा था। घर के अंदर शराब तैयार थी। लिन जिन और तांग शुन ने गिलास टकराए और शराब पी। शाही राजधानी की पुरानी शराबें कम से कम 10 साल पुरानी थी। उनमें से कुछ तो 20 साल पुरानी भी थी। शराब की यह बोतल भी 20 साल पुरानी थी। अच्छी शराब का पता उसकी सुगंध और मिठास से चलता है जब वह गले में जाती है। यद्यपि लिन जिन पेटू नहीं था, फिर भी वह पीना जानता था। आज की शराब की कीमत बहुत अधिक रही होगी और मूल्यांकक तांग शुन को उससे कुछ पूछना होगा। मूल्यांकक लिन, आपने केवल एक थपकी से सभी 5 जानवरों को विकसित करने में कामयाबी हासिल की। आपका कौशल वास्तव में अद्भुत है। टैंग शुन ने विषय बदलने से पहले प्रशंसा की। लिन जिन मुस्कुराया। ये कुछ भी नहीं है। यह उल्लेख करने लायक नहीं है। मूल्यांकनकर्ता लिन, आप बहुत विनम्र हैं। टैंग शुन ने तुरंत कहा, अगर मैं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। जहां तक मैं देख सकता हूं, मूल्यांकनकर्ता लिन का कौशल कम से कम रैंक 4 पर है। लिन जिन दंग रह गया। अगर किसी और ने ये कहा होता तो ये तारीफ की तरह लगता, लेकिन तान शुन अलग था। तान शुन ने जब ये कहा तो उसे कुछ एहसास हुआ होगा, और यह उसके दिल की गहराई से था। मूल्यांकनकर्ता लिन के कौशल बहुत ही गहन है और मैं, तान शुन, अपनी हीनता स्वीकार करता हूं। मैं आज यहाँ आपका मार्गदर्शन मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकनकर्ता लिन मुझे इस बारे में बताएंगे। तान शुन ने अपना गिलास उठाया और एक ही घूंट में उसे खाली कर दिया। टैंग शुन ने अपना रवैया दिखाया और अपनी योग्यता पर भरोसा करने का कोई संकेत नहीं दिया। यह सराहनीय था। लिन जिन ने भी एक घूंट लिया। मूल्यांकनकर्ता टैंग, कृपया बेझिझक पूछें। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जो मुझे पता है। बहुत खुश होकर तान जुन ने लिन जिन से पूछा कि वह सिर्फ एक थपकी से आत्मा की जड़ को फिर से कैसे बना सकता है। ये वह कौशल था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी और वह भी जिसे वह सबसे ज्यादा तलाशना चाहता था। लिन जिन ने अचानक मेज पर थपकी दी और एक चांदी की सुई तुरंत लकड़ी को छेदती हुई जमीन पर धंस गई। यह दृश्य देखकर तान शुन की आंखें चौड़ी हो गईं। यद्यपि यह एक सामान्य थपकी जैसा लग रहा था, इसमें कई कौशल शामिल थे। उनमें से एक था शरीर में सुई डालना, जिससे आंतरिक एक्यूपंक्चर तकनीक का प्रदर्शन किया जा सके। लिन जिन ने कबूल किया। टैंग शुन ने लिन जिन को पहले भी आंतरिक एक्यूपंक्चर तकनीक करते देखा था, इसलिए वह जानता था कि लिन जिन इसमें कुशल है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कुशल होगा। लिन जिन ने आगे कहा, आंतरिक एक्यूपंक्चर तकनीक में आत्मा के धुरी एक्यूपॉइंट को छेदना और अपरिष्कृत अग्नि को परिष्कृत करने के लिए अग्नि आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करना शामिल है। अपरिष्कृत अग्नि आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और केवल आत्मा शिरा का पुनर्निर्माण करेगी। इसे परिष्कृत करने के बाद आत्मा शिरा स्वाभाविक रूप से विकसित होगी। हालांकि ये भी इसलिए है क्योंकि मैं अग्नि विशेषता का उपयोग करने में सबसे कुशल हूं, इसलिए मैंने उन 3 शिकारी जानवरों को बलपूर्वक अग्नि विशेषता में बदल दिया। टैंग शुन को अचानक एहसास हुआ। लिन जिन ने इसे सरल बताया था, लेकिन उन्होंने जो तरीके अपनाए वे जटिल और गहन थे। एक भी गलत कदम का मतलब परिणाम में बहुत बड़ा अंतर हो सकता था। इसके अलावा इसमें छिपी तकनीक भी बहुत महत्वपूर्ण थी। आखिरकार तकनीक तो एक ही थी, लेकिन अलग अलग लोगों में अंतर के कारण तकनीक की ताकत पूरी तरह से अलग होगी। कुछ लोगों को कुछ खास समायोजन की भी आवश्यकता हो सकती है। इसी तरह विवरण में कोई भी गलती सफल नहीं होगी। बिना कुछ छिपाए लिन जिन ने तान शुन को वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। तान शुन ने अपने हाथ में शराब का गिलास पकड़ा और बहुत देर तक सोचता रहा।
उसने ये भी नहीं देखा कि शराब उसके गिलास से बाहर गिर रही है। तान शुन इस समय अपने अध्ययन और अन्वेषण में डूबा हुआ था। कोई भी अन्य चीज उसे विचलित नहीं कर सकती थी। आधे घंटे बाद तान शुन ने आखिरकार लिन जिन के संक्षिप्त भाषण की सामग्री को पचा लिया। तब तक लिन जिन ने पहले ही भोजन के कुछ निवाले खा लिए थे। उसने आज ज्यादा कुछ नहीं खाया था, इसलिए लिन जिन भूखा था। जब टैंक शुन अपनी हैरानी से बाहर आया तो उसने गिरी हुई शराब को देखकर जल्दी से मेज को पोंछ दिया। उसने पहले लिन जिन से बहुत कुछ सीखा था और कई बेहतरीन तरीके सीखे थे। कम से कम अब उसे पता था कि आत्मा की जड़ को कैसे फिर से बनाया जाए। बेशक जानना एक बात थी, इसका सही इस्तेमाल करने के लिए उसे अभी भी इसका अध्ययन करना था। जानवरों के मूल्यांकनकर्ताओं के पास अलग अलग कौशल और क्षमताएं थीं, इसलिए उनके तरीके एक दूसरे से अलग थे। बेशक तान शुन को अभी भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक लिन जिन से सलाह मांगी। लिन जिन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। इसमें कुछ पशु मूल्यांकन तकनीकें और एक्यूपंक्चर तकनीकें शामिल थीं। अगर कोई इस समय इस दृश्य को देखे तो उसे कुछ अकल्पनीय लग सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे तान शुन और लिन जिन छात्र थे और लिन जिन शिक्षक थे। छात्र ने विनम्रता से मार्गदर्शन मांगा जबकि शिक्षक ने शांति से उत्तर दिया। हालांकि शिक्षक और छात्र की उम्र पूरी तरह से उलट थी। चाहे वह तान शुन हो या लिन जिन, दोनों में से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। या यूं कहें कि उनके व्यक्तित्व को देखते हुए वे ऐसी चीजों की परवाह नहीं करते। एक को ज्ञान की प्यास थी जबकि दूसरे को तकनीकों पर चर्चा करने की प्रक्रिया पसंद थी। जब वे बात कर रहे थे तो उनकी चर्चा की विषय वस्तु अब किसी की आत्मा की जड़ को फिर से बनाने तक सीमित नहीं थी। इसमें जानवरों के मूल्यांकन की तकनीकें, जानवरों की प्रजातियों की पहचान और यहाँ तक कि गोलियों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। बेशक जैसे जैसे विषय आगे बढ़ा, ये परामर्श से कम और चर्चा से अधिक हो गया। आखिरकार टैंक शुन एक अनुभवी रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ता और जेड ड्रैगन किंगडम के शीर्ष व्यक्तियों में से एक था। स्वाभाविक रूप से उसके पास अपनी अंतर्दृष्टि थी। वे जितना ज्यादा बात करते गए उतने ही ज्यादा उत्साहित होते गए। इससे पहले कि उन्हें पता चले कई घंटे बीत गए। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन उनमें से किसी का भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो तान शुन ने अपना कुछ गौरव वापस पाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे यह एहसास हुआ कि लिन जिन के पास जानवरों का मूल्यांकन करने में कोई कमी नहीं थी। चाहे वह किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, लिन जिन कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए चर्चा के अंत में उन्होंने मार्गदर्शन मांगा और लिन जिन ने व्याख्यान दिया। पुरानी शराब का एक बर्तन बहुत पहले ही खाली हो चुका था और साइड डिश की 3 प्लेटें भी खाली हो चुकी थीं, लेकिन उन दोनों का रुकने का जरा भी इरादा नहीं था। बाहर चू चेंगहे, जो 6 से 8 घंटे से इंतजार कर रहा था, उसके चेहरे पर एक असहाय भाव था। वह अंदर की चर्चा को धीरे धीरे सुन सकता था, लेकिन उसके लिए अंदर जाना उचित नहीं था, इसलिए वह केवल बाहर ही बेचैनी से इंतजार कर सकता था। इसके अलावा मार्च में मौसम अभी भी ठंडा था। अंत में चू चेंगहे को अपने पूरे शरीर में ठंड महसूस हुई और वह चीखने से खुद को नहीं रोक सका। आधी रात को छींक इतनी तेज थी कि तान शुन और लिन जिन ने घर के अंदर से उसे सुना। तान शुन अभी भी बहुत खुश था जब उसने चीख सुनी। उसका चेहरा बदल गया और उसने मन ही मन कोसा। वह मूल्यांकनकर्ता चू के बारे में कैसे भूल सकता था। आसमान की ओर फिर से देखने पर पता चला कि आधी रात हो चुकी थी। उसने वास्तव में बहुत समय से इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। मूल्यांकनकर्ता टैंक वहां कौन है? लिन जिन ने पूछा। कुछ सोचने के बाद तान शुन ने इसे गुप्त न रखने का फैसला किया और स्थिति को समझाया। लिन जिन जल्दी से उठे और चू चेंगहे को अंदर बुलाने के लिए बाहर चले गए। बेचारे मूल्यांकनकर्ता चू ठंड से कांप रहे थे और अंदर आने के बाद भी होश में नहीं आ पा रहे थे। तान शुन दोषी लग रहे थे और सोच रहे थे, मैं इस बारे में कैसे भूल सकता था। दूसरी ओर लिन जिन ने कुछ करतब दिखाए और घर में गर्मी बढ़ने लगी। आखिरकार वह आग से खेलने में माहिर था, इसलिए यह बच्चों का खेल था। जब चू चेंगहे अंततः होश में आया तो तान शुन और लिन जिन को उसे परेशान करने के लिए बुरा लगा। आखिरकार रात काफी हो चुकी थी। लिन जिन ने उन्हें दरवाजे पर भेजा और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों लिन जिन के वरिष्ठ हैं। अगर भविष्य में आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे मिलिए। मैं आप दोनों के साथ जानवरों के मूल्यांकन की कला पर चर्चा करने में बहुत खुश हूँ। तान शुन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। चर्चा करना, हम ही मार्गदर्शन मांग रहे हैं, ठीक है। ये सोचना कि मैं तान शुन उद्योग में कुछ दशकों के बाद ही किसी जूनियर से आगे निकल जाऊंगा। हालांकि तान शुन बिल्कुल भी नाराज नहीं था, इसके बजाय वह खुश था। आखिरकार यह अपरिहार्य था कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाएगी। वह खुश था कि लिन जिन जैसी प्रतिभा जेड ड्रैगन मूल्यांकनकर्ता संघ से उभरी थी। चू चेंगहे ने भी यही सोचा। चू चेंगहे को पहले से ही लिन जिन की आत्मा जड़ पुनर्निर्माण तकनीक का एक मोटा मोटा अंदाजा था। उत्सुकता से उसने कहा, मूल्यांकनकर्ता लिन, आपकी आत्मा जड़ पुनर्निर्माण तकनीक एक किताब में प्रकाशित होने के योग्य है। यदि आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से एसोसिएशन में हलचल पैदा करेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहें तो मूल्यांकनकर्ता लिन, आपकी वर्तमान रैंक आपको रैंक 4 तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर तान शुन की आंखें चमक उठी। भाई चू सही कह रहे हैं। मूल्यांकनकर्ता लिन, सिर्फ यह आत्मा जड़ पुनर्निर्माण तकनीक ही आपके लिए रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। आप इसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? चून की 2 रैंक 3 जानवर मूल्यांकनकर्ताओं ने ऐसा कहा था। लिन जिन को लुभाया गया था। रैंक 4 के जानवर मूल्यांकनकर्ता की तुलना रैंक 3 के जानवर मूल्यांकनकर्ता से नहीं की जा सकती। अगर यह संभव होता तो लिन जिन इसे आजमाने के लिए तैयार था। इसके अलावा उसे जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए आगे बढ़ना जारी रखना था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि तान जुन और चू चेंगहे इस बारे में बात करेंगे। हालांकि लिन जिन को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने विनम्रतापूर्वक उनसे सलाह मांगी। टैंक शुन ने कहा, मध्यवर्ती देश का बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन आपको रैंक 3 बीस्ट अप्रेजल योग्यता प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर यह रैंक 4 है तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। केवल प्रीमियम देशों के मुख्यालय ही ऐसा करने के लिए योग्य है। भाई चू और मैं आपको परीक्षा देने के लिए हेवनली स्पाइरल कंट्री के बीस्ट अप्रेजल एसोसिएशन को सिफारिश करने के लिए एक पत्र लिख सकते हैं। क्या यह इतनी परेशानी वाली बात है? लिन जिन ये सुनकर नाखुश था। ये सोचकर कि रैंक 4 तक आगे बढ़ना इतना परेशानी भरा था।
उसे तो स्वर्गीय सर्पिल देश भी जाना था। ठीक है, क्या मूल्यांकनकर्ता तानशुन की बेटी तान लिन कुछ समय पहले मूल्यांकनकर्ता अकादमी नहीं गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे तानशुन सच कह रहा था जब उसने कहा कि वे रिश्तेदार हैं। लिन जिन ने एक पल के लिए सोचा, अगर यह संभव था तो उसे निश्चित रूप से एक जानवर मूल्यांकनकर्ता बनने के लिए आगे बढ़ना होगा। आखिरकार ये चीज अभी भी उपयोगी थी। इसके अलावा वह एक सच्चे रैंक 4 जानवर मूल्यांकनकर्ता से मिल सकता था और देख सकता था कि वे कैसे हैं। हालांकि लिन जिन फिलहाल वहां नहीं जा रहे थे, उन्हें अभी भी कुछ काम निपटाने थे। कुछ सोचने के बाद लिन जिन ने तानशुन और चू चेंगहे को सलाम किया। मूल्यांकनकर्ता, निकट भविष्य में मुझे हेवनली स्पाइरल जाने में बहुत देर नहीं होगी। तब मुझे आपको मेरे लिए सिफारिश का पत्र लिखने के लिए परेशान करना होगा। बिल्कुल, चिंता मत करो, इसे हम पर छोड़ दो। इसके साथ ही तानशुन और चू चेंगहे चले गए। देर हो रही थी इसलिए लिन जिन बिस्तर पर जाने से पहले नहाने के लिए घर चले गए। हालांकि उस रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। उनका दिमाग रैंक 4 बीस्ट प्रेसर बनने के विचारों से भरा हुआ था। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन वास्तव में वे इसे बहुत महत्व देते हैं। लाइक और शेयर करें यूट्यूब चैनल नोवेल ही हिंदी नॉवल।